नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, इंडियाज बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आपको मिलता है किंडरगार्टन से लेकर 12th तक का सारा एजुकेशन, लिटरली सारा एजुकेशन व्हेन आई से, बिकॉज आपको यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट, सारे वीडियोस, सारे सेशंस, सारे टॉपिक, सारे क्वेश्चंस, इनफैक्ट आपके एग्जाम्स की तैयारी, एवरीथिंग यहाँ पे आपको अवेलेबल होती है एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ये सारे सेशन, सारे वीडियोस, सारे लेक्चर्स आप एक्सेस कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल से या फिर हमारी वेबसाइट से या फिर हमारे ऐप से, और इन तीनों में से किसी भी माध्यम को यूज करने के लिए आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये सारे ही माध्यम एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। आप यहाँ पे आइए, देखिए, पढ़िए, शेयर कीजिए और अपने साथ अपने दोस्तों का भी एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प कीजिए। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स न सिर्फ आपको बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी करवाता है, न सिर्फ आपके स्कूल एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करने में आपकी हेल्प करता है, बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी करवाता है। वेदर इट इज जेई फॉर इंजीनियरिंग, नीट फॉर आपके डॉक्टर बनने के लिए, या फिर आपके क्लास 10 के एग्जाम होते हैं जैसे कि एनटीएससी और ओलंपियाड्स, इन सब की तैयारी भी आपको मैग्नेट ब्रेन्स करवाता है, अगेन एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं आपकी एनटीएससी की मैथ्स की तैयारी करवाता हूं, आपका मैथ्स मेंटर राहुल, एंड आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सॉलिड ज्योमेट्री, जिसको प्यार से लोग या फिर नॉर्मल भाषा में लोग मेंसुरेशन भी कहते हैं। इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे आज हम, ठीक है। इस सेशन से ठीक पहले हमने सॉलिड ज्योमेट्री या मेंसुरेशन के ही कॉन्सेप्ट रिव्यू का सेशन आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो प्लीज जाके देखिए, जहां पे आपको सारे कॉन्सेप्ट हमने रिव्यू करवाए हैं, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करवाए हैं, ताकि आप जब अभी क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करें तो फिर आपको कहीं भी रुकने की जरूरत ना पड़े, कुछ भी ऐसा न पढ़ा हुआ या फिर ऐसा कुछ नया कॉन्सेप्ट जैसा ना लगे। तो प्लीज जाके वो सेशन देखिए अगर आपने वो सेशन नहीं देखा है तो, और अगर देखा है तो वेल एंड गुड। हम लोग आज ये सिलसिला शुरू करते हैं, सवालों को सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ये है लेवल 1 क्वेश्चंस का सेशन, ठीक है। ध्यान रखना, हम लोग 2 क्वेश्चन बनाते हैं, लेवल 1, लेवल 2। लेवल 1 किसमें काम, भैया लेवल 1 थोड़े बेसिक होते हैं जिसमें से कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं एनटीएससी में, लेवल 2 से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, लेकिन लेवल 1 अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपका लेवल 2 अच्छा होगा। अगर आपको ये पूरी कहानी समझ में आ गई तो नीचे लाइक का बटन एक बार जोर से दबा दो, मतलब इतना जोर से नहीं कि अपना कीबोर्ड तोड़ दो, पर थोड़ा सा प्यार मोहब्बत तो बनता है कि नहीं। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का पहला सेशन। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है आपसे, डायगोनल ऑफ 2 स्क्वायर्स आर इन रेशियो ऑफ 3:2, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। ओके, अब यहां पे आप में से कुछ लोग सोचेंगे कि सर डायगोनल से हम लोग एरिया तक कैसे पहुंचेंगे। तो भैया देखो, बात बहुत सिंपल है, जो डायगोनल होती है ना किसी भी स्क्वायर की, उससे भी एरिया निकाला जा सकता है। यूं तो एरिया ऑफ अ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड इनटू साइड, ठीक है, लेकिन क्योंकि स्क्वायर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रोम्बस, ये हम सबको पता है, तो एक्चुअली स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए रोम्बस के एरिया का फॉर्मूला भी यूज किया जाता है, और रोम्बस के एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू d1 इंटू d2, है ना। लेकिन क्योंकि स्क्वायर की दोनों डायगोनल्स बराबर होती हैं तो वहां d1 d2 नहीं आता, केवल जो आपकी एक डायगोनल है उसमें दूसरी डायगोनल मल्टीप्लाई हो जाती है, और क्योंकि दोनों बराबर हैं आप लिखते हैं हाफ इंटू डी स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम पहले स्क्वायर की बात करें S1 की, तो उसका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू 3 स्क्वायर, है कि नहीं। 3 का स्क्वायर कितना, तो यहां पे आप लिखेंगे 9/2, या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि आपने मान लिया कि पहले स्क्वायर की साइड है 3x, क्योंकि भैया रेशियो की बात हो रही है, तो सही तरीका यह होगा कि आप लिखें यहां पे 9x²/2, क्योंकि ये हो जाएगा 3x और इधर आ जाएगा 2x, ठीक है। दूसरा है S2 विच वुड ऑल्सो बी इक्वल टू हाफ ऑफ 2x का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि दूसरी आपकी जो साइड है उसकी वैल्यू कितनी है 2x, अगेन रेशियो है इसलिए। अब अगर आप समझदारी का परिचय दें तो कृपया यहां पे 2 को 2 से कैंसिल ना करें, क्योंकि पहली बात तो ये स्क्वायर है, तो पहले आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, उसके बाद कैंसिल होगा। तो यहां पे आप 4x²/2 लिख सकते हैं। अब आपको इन दोनों का एरिया तो मिल गया, लेकिन इसका रेशियो निकालना है, तो ठीक है, इन दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं। तो जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे आपको मिलेगा 9x²/2 होल डिवाइड बाय 4x²/2। अब यहां पे 2 से 2 कैंसिल, x² से x² कैंसिल, कुल मिला के आंसर आएगा 9/4 या फिर 9:4। क्या आपको ये समझ में आया?
कहीं कोई दिक्कत मन में? नहीं सर। तो पहले सवाल का पहला जवाब 9:4। आपने असल एरिया नहीं निकाला, आपने केवल रेशियो को यूज करके साइड्स के एरिया को निकाला, साइड इनफैक्ट डायगोनल के, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है डायगोनल किसे की हेल्प से एरिया निकालने के लिए है, न कि साइड की हेल्प से। साइड वाले का फॉर्मूला अभी भी वही है, साइड इंटू साइड, मैंने कोई चेंज नहीं किया है, ठीक है। चलिए ऑप्शन ए 9:4 हमारा आंसर, कंप्यूटर जी वेरीफाई करेंगे, उनका जवाब भी है ऑप्शन ए, हमारा जवाब भी ऑप्शन ए। तो यहां पे स्क्रीन क्लियर एंड मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो अब सेकेंड क्वेश्चन है, इफ द एरिया ऑफ अ रेगुलर, कौन सा है भैया, पेंटागन है, इज 125√3 स्क्वायर सेंटीमीटर, हाउ लॉन्ग इज इट्स ईच साइड। अगर किसी रेगुलर पेंटागन का एरिया दिया है आपको, क्या दिया है, एरिया दिया है, तो आपको बताना है कि उसका साइड कितना लंबा होगा। अब रेगुलर पेंटागन का एरिया निकालने का फॉर्मूला आप में से काफी लोगों को याद नहीं होगा, टू बी ऑनेस्ट, है कि नहीं? हाँ जी सर, नहीं याद है, लेकिन अगर मैं आपको एक हिंट बताऊं यहां पे तो शायद आपको याद आ जाए। और हिंट ये है कि देखो, अगर आप रेगुलर पेंटागन को देखोगे तो उसकी 5 साइड्स, ठीक है, मान लो ये है आपका रेगुलर पेंटागन, और अगर आप इसको सेंटर पॉइंट से, नहीं 5 कितनी, यहां कितनी होगी, 6 साइड होगी, 5 होंगे, 1 2 3 4 5 है। एक काम करो, कुछ इस तरीके से बनाओ, 1 2 3 4 और ये यहाँ पे 5, ये भी रेगुलर नहीं लग रहा है, थोड़ा सा इसको हम छोटा कर देते हैं, 1 2 3 4 5। तो ये जो सेंटर पॉइंट है ना, जहां पे 5 ट्राइंगल मिलते हैं, ठीक है, ये बेसिकली 5 इक्विलैटरल ट्राइंगल होते हैं। तो जब आप रेगुलर पेंटागन की बात करते हैं, बेसिकली इट इज अ कलेक्शन ऑफ 5 इक्विलैटरल ट्राइंगल, तो एरिया भी वही होता है 5 इंटू √3/4 ए स्क्वायर, क्योंकि 5 इक्विलैटरल ट्राइंगल है और आपको एक के एरिया का फॉर्मूला पता है, तो जब आप पेंटागन की बात करते हैं तो 5 इंटू √3/4 ए स्क्वायर हो जाता है, और ऐसा करने पे आपको मिल रहा है 125√3। अब ये तो बहुत सिंपल सा काम है, आप आसानी से दोनों तरफ सॉल्व करके ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे पहला स्टेप होगा, √3 से √3 कैंसिल, अगर हम अलग कलर से कर दें भैया ताकि हमें अच्छे समझ में आए कौन किससे कैंसिल हुआ, √3 से √3 कैंसिल, मैंने 5 और 125 को भी कैंसिल करना है, 5 1 जा 5 25 जा, तो कुल मिला के आपके पास बच गया ए स्क्वायर इज इक्वल टू 25 इंटू 4, ठीक है। अब इंटू 4 कहां से है, तो ये नीचे 4 है, साइड चेंज करेगा तो वहां जाएगा। ए की वैल्यू निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा स्क्वायर रूट ऑफ 25 इंटू 4 दैट इज 100, तो ए की वैल्यू यहां पे आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। क्या 10 सेंटीमीटर का ऑप्शन है हमारे पास? बिल्कुल है सर। तो आपका आंसर आएगा यहां पे कितना, 10 सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ ईच साइड। अगेन रेगुलर है तो सारी साइड्स बराबर होंगी, तो सबकी वैल्यू 10 ही होगी। चलिए एरिया जो हमने दिया हुआ था उसकी मदद से जो साइड निकाली, एक बार हम कंप्यूटर जी से और कंफर्म कर लेते हैं, क्या उनका जवाब भी 10 आ रहा है? जी हाँ बिल्कुल, कंप्यूटर जी का जवाब भी है ऑप्शन ए 10, हमारा जवाब भी ऑप्शन ए 10। आसानी से हो गया सॉल्व। याद करने का तरीका, रेगुलर है तो मतलब अंदर के सारे ट्राइंगल जो होंगे वो बराबर होंगे, और क्योंकि पेंटागन में 5 साइड्स होती है तो 5 ट्राइंगल बनेंगे, तो 5 इंटू एक ट्राइंगल का एरिया और एक इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया, ठीक है। तो 5 इंटू √3/4 ए स्क्वायर हमने करके यहाँ पे आंसर निकाला। चलिए स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न है, फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन हैविंग 12 साइड्स। 12 साइड्स हैं भैया। अब नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया था, तो सर नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला होता है n इंटू n-3/2, तो n-3 में n मल्टीप्लाई करके होल अपॉन 2। अगर आप वैल्यूज पुट करेंगे तो 12 साइड्स है, इसलिए 12 - 3 इंटू 12 होल डिवाइड बाय 2, तो ये हो जाएगा 2 से 12 कैंसिल, 6 जा 12 - 3 करेंगे 9 आएगा, 6 9 जा 54 आपका आंसर। फॉर्मूला क्या होता है डायगोनल निकालने का? सर n इंटू n-3 होल डिवाइड बाय 2, ये हमेशा आपको याद रखना है, n इंटू n-3 होल डिवाइड बाय 2। सीधा सीधा फॉर्मूला है, सीधा सीधा अप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं आप 54 के बराबर, जो कि यहां पे है ऑप्शन बी। क्लियर, गुड टू गो। अब हम क्या करेंगे, एक बार कंप्यूटर जी से परामर्श कर लेते हैं, ऑप्शन बी उनके हिसाब से भी सही है, तो यहां पे हम करेंगे स्क्रीन क्लियर
और मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नया सवाल क्या बोल रहा है आपसे, नया सवाल है आपका कि द साइड ऑफ अ स्क्वायर is 5 सेंटीमीटर which is 13 सेंटीमीटर लेस देन द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। ठीक है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एरिया ऑफ द सर्कल। ओके, एक साइड की स्क्वायर इज 5 सेंटीमीटर, ठीक है, which is 13 लेस देन द डायमीटर। तो अगर आप एक मुझे बात बताइए, अगर स्क्वायर की साइड है 5, ठीक है, वो है 13 लेस, मतलब जो भी डायमीटर था सर्कल का उससे 13 लेस करने पे आपको स्क्वायर मिल रहा है। इस 13 लेस देन द डायमीटर ऑफ द सर्कल, तो डायमीटर ऑफ द सर्कल से 13 लेस करेंगे तो स्क्वायर मिलेगा, मतलब डायमीटर हो सकता है साइड प्लस 13। अब साइड की वैल्यू है 5, उसमें जोड़ना है 13, 13 और 5 हो जाएगा, डी की वैल्यू 18, तो आपका आंसर आएगा डी इज 18। तो रेडियस कितना सर, रेडियस हो जाएगा 9। अब अगर आपको रेडियस पता है तो क्या आप एरिया निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। एरिया का फॉर्मूला होता है सर पाई आर स्क्वायर, पूरा सर्कल है इसलिए पूरा एरिया, पाई की जगह 22/7, आर इज आपका 9, उसका करना है स्क्वायर, तो आप करेंगे 81। ठीक है, अब 22 × 81 कर लेते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई करना आसान है। तो 2 1 2, 8 2 16, 162, और यहां पे भी 162 कितना होगा, 2 6 और 2 8, 6 और 1 7, 1782, 1782 होल डिवाइड बाय 7। अब इसको डिवाइड करेंगे तो हमें हमारा आंसर तो आसानी से मिल जाएगा और उसको फिर हम मार्क कर देंगे। तो जब आप 7 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे, 7 2 14, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें 2 आ रहा है? सभी में आ रहा है। कितना बचा सर? यहाँ पे बचेगा 38, ठीक है, क्योंकि यहां पे बचेगा 14 के बाद 15 16 17 और 8 तो 38, 7 5 35, कितना बचा? 32 बचा, 7 4 होता है यहाँ पे 28, कितना बचा? 4। तो अब आप लगाएंगे डेसिमल अगर, तो फिर आपके पास बचेगा कितना सर? 7 5 35। तो रफली अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 255, ठीक है, ये इक्वल टू नहीं अप्रोक्सीमेटली आ रहा है, कितना? 255। तो ये इक्वल टू का साइन लहर के साथ मतलब होता है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, तो कितना? 255 हमारा आंसर आ रहा है। वैसे 255 के थोड़ा कम है, पर क्योंकि आपसे अप्रोक्सीमेट एरिया पूछा है तो हम इतना बोलेंगे। बाकी सारे आंसर्स बहुत कोसों मील दूर हैं इनसे, तो नियरेस्ट वैल्यू के आसपास नहीं, तो लिखने का कोई सेंस भी नहीं है ना। चलिए कंप्यूटर जी प्लीज जवाब वेरीफाई करें। उनका जवाब भी है ऑप्शन डी, हमारा जवाब भी ऑप्शन डी। स्क्रीन क्लियर। नया क्वेश्चन हमारे समक्ष। अब प्रश्न क्रमांक 5 बोल रहा है आपसे कि फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। अब देखो यहां पे एक सर्कल है, इतना मोटा नहीं है, थोड़ा पतला सा है। ये रहा आपका एक सर्कल, ठीक है, जिसका रेडियस कितना है? 4 है। उसके अंदर आपने एक स्क्वायर का निर्माण किया है, तो ये रहा आपका स्क्वायर, ठीक है। अब सर्कल के अंदर आपने स्क्वायर बनाया है, तो आपसे क्या बोल रहा है? आपको इस स्क्वायर का एरिया निकालना है। सर्कल का रेडियस इज 4, तो सेंटर से इधर सर्कमफेरेंस तक की दूरी 4, ये तो इस तरफ। अगर मैं इस तरफ भी ड्रॉ कर दूं तब भी 4, तो क्या मैं बोल सकता हूं डायमीटर ऑफ द सर्कल इज 8? तो डायमीटर ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा सर? 4 और 4 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑल्सो जो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि डायमीटर ऑफ सर्कल का स्क्वायर से कुछ कनेक्शन है। क्या मैं बोल सकता हूं कि सर्कल का डायमीटर इज डायगोनल ऑफ स्क्वायर? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? मैंने क्या बोला? मैंने बोला भैया कि जो सर्कल का डायमीटर है वही स्क्वायर का डायगोनल है। इसका मतलब स्क्वायर के डायगोनल की लेंथ हो गई, स्क्वायर डायगोनल की लेंथ हो गई कितनी? डायगोनल की लेंथ हो गई 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब अगर स्क्वायर के डायगोनल की लेंथ है 8, तो क्या मैं उसका एरिया निकाल सकता हूं? बिल्कुल सर, आपने आज ही के सेशन में सिखाया है कि एरिया कैसे निकालते हैं। किसी स्क्वायर का अगर उसकी डायगोनल दी हो तो हाफ इंटू 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 होल डिवाइड बाय 2, मतलब 32 स्क्वायर सेंटीमीटर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर होगा। कितना? 32, तो जो कि है आपका ऑप्शन ए, 32 स्क्वायर सेंटीमीटर। हो गया। आसान प्रश्न? जी हाँ सर, बिल्कुल आसान उत्तर, बिल्कुल बहुत आसान, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर।
ऑप्शन ए 32 स्क्वायर सेंटीमीटर हमारा आंसर, बिल्कुल सही कर लिया हमने यहाँ पे। कंप्यूटर जी प्लीज वेरीफाई करें, उनका जवाब भी है ऑप्शन ए, हमारा जवाब भी ऑप्शन ए। तो यहाँ पे हो जाएगी स्क्रीन क्लियर एंड हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है आपसे द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज 4 टाइम्स द एरिया ऑफ अ स्क्वायर। ठीक है, रेक्टेंगल और स्क्वायर के एरिया के बीच की चर्चा चल रही है। द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 729 एंड द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 81। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द साइड ऑफ द स्क्वायर एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। अब देखो यहां पे आपको स्क्वायर और रेक्टेंगल के एरिया के बीच में कनेक्शन दिया है, कितना 4 टाइम्स है। मतलब अगर स्क्वायर का एरिया है 4 तो रेक्टेंगल का हो जाएगा 16, स्क्वायर का एरिया है 10, रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा 40। ठीक है, लेकिन यहां पे आपको दिया है कि स्क्वायर का एरिया है 729 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं इतने ही पार्ट से समझ के कि एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 729 और यहीं से मैं निकाल रहा हूं कि भैया इसीलिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल वुड बी 4 इंटू 729। थोड़ा सा यहां आलस्य का परिचय देते हुए मैं 4 और 729 को मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं। ठीक है, और आपको बोल रहा है कि जो लेंथ है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 81 सेंटीमीटर। तो फॉर रेक्टेंगल L इज इक्वल टू 81 सेंटीमीटर। आपको बताना है डिफरेंस किसके बीच में, डिफरेंस बिटवीन द साइड ऑफ द स्क्वायर एंड द ब्रेथ। ठीक है, चलिए तो पहले हम स्क्वायर की साइड निकाल लेते हैं। तो भैया स्क्वायर की साइड क्या निकलेगी सर, अगर एरिया दिया है 729 तो साइड निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 729। कहने का तात्पर्य ए स्क्वायर इज इक्वल टू 729। ठीक है, ए की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 729। ठीक है, 729 किसका स्क्वायर होता है, अगर आपको याद नहीं है तो बहुत दुख की बात है बेटा, 27 का स्क्वायर होता है वैसे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये 3 की पावर 6 होता है, 9 की पावर 3 होता है और 27 की पावर 2 होता है। ठीक है, सारे कैलकुलेशन यहाँ पे होते हैं। चलो 27 आ गया ए की वैल्यू, दैट इज साइड ऑफ द स्क्वायर। अब यहाँ पे लेंथ की मदद से हम निकाल लेते हैं कि एरिया कितना होगा। ठीक है, तो चलो एरिया का फॉर्मूला होता है स्क्वायर के केस में एरिया इज इक्वल टू L इंटू बी। तो एरिया की जगह लिख दिया आपने 4 इंटू 729 इज इक्वल टू L की जगह 81 इंटू बी। चलिए अब आप b की वैल्यू निकालेंगे तो 4 इंटू 729 होल डिवाइड बाय 81 इज द वैल्यू ऑफ ब्रेथ। अब आप 81 और 729 को अगर कैंसिल करना चाहेंगे, देखो 9 के टेबल से आराम से हो जाएगा। कैसे सर, 9 9 जा 81 और ये हो जाएगा 9 8 जा 72, 9 1 जा 9। फिर के 9 से टेबल से करेंगे तो 9 1 जा और ये 9 9 जा, तो कुल मिला के बचेगा ब्रेथ इज इक्वल टू 4 इंटू 9 दैट इज 36। यहां लिख रहा हूं 36 इज द वैल्यू ऑफ ब्रेथ। आपको चाहिए दोनों के बीच का डिफरेंस, तो डिफरेंस निकालने के लिए अलग से थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते भैया यहाँ पे। तो आपका डिफरेंस आ जाएगा यहाँ पे कितना सर, डिफरेंस आ जाएगा दोनों को माइनस करने से, तो डिफरेंस आ जाएगा बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू हमेशा। तो 36 माइनस 27, आसान कैलकुलेशन, आंसर आएगा आपका 9। कोई दिक्कत तो नहीं, बिल्कुल नहीं सर, 9 सेंटीमीटर ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे आंसर निकल के आ रहा है। कंप्यूटर जी से एक बार पूछ लेते हैं भाई, उनका जवाब कुछ अलग तो नहीं आ रहा, अगर हाँ तो फिर देख लेंगे। कंप्यूटर जी कृपया बताएं। तो ऑप्शन डी कंप्यूटर जी के हिसाब से ठीक है, हमने भी वही मार्क किया। आसान प्रश्न काफी कुछ दिया हुआ था, पर आपके काम की जो चीजें थी वो आपने यहाँ पे इजीली देख ली होंगी, है ना। चलिए स्क्रीन क्लियर करके हम मूव करेंगे नेक्स्ट पार्ट पे। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा, इन द गिवन फिगर ओपी इज इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू 14। तो O से लेकर P तक की दूरी कितनी है, कोई अगर हमसे पूछेगा सवाल के हिसाब से, तो O से लेकर P तक की दूरी है 14 और फिर P से लेकर Q तक की दूरी भी है 14। अब क्या बच गया इसमें, एंड सेमी सर्कल्स आर ड्रॉन ऑन OP, PQ एंड OQ एज डायमीटर्स। ठीक है, देन द पेरीमीटर ऑफ द शेडेड एरियाज। पेरीमीटर ऑफ द शेडेड एरिया का मतलब है वो पूछ रहा है कि यहां से लेकर जितना पर्पल में मैं शेड कर रहा हूं वो पूरा लेते हुए यहां से होके यदि यहां तक वापस आया जाए
तो क्या आपका पेरीमीटर कवर हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा सर। इसी का आपको मूल्यांकन करना है कि कितना होगा ये पेरीमीटर। ठीक है, आपने देख लिया, मैं इसको इरेज कर रहा हूं क्योंकि इसके हमें 2-3 पार्ट्स करने पड़ेंगे। सबसे पहला पार्ट जो हम करेंगे यहाँ पे, जिसको मैं अभी रेड कलर से हाईलाइट करूंगा, वो होगा ये वाला पार्ट, ये O से लेकर Q तक। ठीक है, तो आप लिखोगे यहाँ पे P1 लिख रहा हूं मैं, पेरीमीटर 1। ठीक है, पहली बात तो सेमी सर्कल है, तो आप लिखोगे यहाँ पे केवल पाई आर, क्योंकि पूरे सर्कल का होता है 2 पाई आर, यहाँ पे आधा ही है तो पाई आर। पाई की जगह लिखा आपने 22/7। अब बचा रेडियस क्या होगा, तो देखो यहाँ पे ये जो सेंटर पॉइंट है P, यहां से O तक की दूरी है 14, और यही आपका रेडियस बनेगा कितना? 14। तो 7 1 जा 7, 2 जा, तो P1 आ जाएगा आपका 44 सेंटीमीटर। किसको बोला आपने? P1। सर हमने यहां से लेकर यहां तक पूरे को P1 बोला है, इसमें ये रेड वाला नीचे का इंक्लूड नहीं। अब देखो यहाँ पे P2 में हम देखते हैं, P2 में ये वाला हिस्सा आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका रेडियस क्या हो जाएगा? तो सर P2 हो जाएगा, वैसे है तो सेमी सर्कल तो पाई आर। ठीक है, P2 की यहाँ पे काम कर लिख दो R1, यहाँ लिख दो R2 तक, कंफ्यूजन ना हो। उस पूरे की वैल्यू P से लेकर Q तक की पूरी वैल्यू है 14, लेकिन वो पूरा हमारे सेमी सर्कल का क्या है? डायमीटर है। लेकिन आपको क्या चाहिए? रेडियस चाहिए, तो आप यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू 22/7 R2, मतलब कितना हो जाएगा सर? R2 हो जाएगा, रेडियस टू दैट इज 7। तो आप 7 से 7 कैंसिल करेंगे, आपका आंसर आएगा 22 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसके बाद जब आप P3 निकालेंगे, दैट इज थर्ड वाला पार्ट है, वो कौन सा पार्ट है? वो इधर वाला पार्ट है, ये वाला। लेकिन सर इसके अंदर तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है प्रभु, शेडेड रीजन का पेरीमीटर निकालना है। तो P3 जब आप काउंट करेंगे, आप ये तीसरा वाला पेरीमीटर काउंट करेंगे, तो P3 भी वही हो जाएगा 20 पाई के बाद R3, यहाँ की वैल्यू है 14, लेकिन वो पूरा है, डायमीटर है, तो रेडियस हो जाएगा 7। कैंसल करेंगे आप, तो 7 से 7 कैंसल, P3 मिलेगा आपको 22 के बराबर। अब ये 22, इधर का 22, इधर का 44, तीनों को ऐड करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 88। कितना आंसर मिलेगा? 88 होगा आपका आंसर, जो कि है ऑप्शन ए। क्या आपको ये समझ में आया? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर, आसान प्रश्न था। यस सर, ऐसी कुछ खास दिक्कत तो यहाँ पे नहीं दिखी हमें। चलिए अब हम क्या करेंगे, एक बार कंप्यूटर जी से और परामर्श कर लेते, भाई उनका जवाब क्या है। उनका जवाब भी है ऑप्शन ए, हमारा जवाब भी ऑप्शन ए। तो यहाँ पे हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर एंड मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 36 इफ वन ऑफ द इक्वल साइड्स इज 13 फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, पेरीमीटर मतलब सारे साइड्स का सम कितना है। तो आप लिखोगे यहाँ पे P इज इक्वल टू 36। अच्छा, किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल में पेरीमीटर निकाला कैसे जाता है? सर कोई भी ट्रायंगल हो, तीनों साइड्स को ऐड किया जाएगा, और क्योंकि आइसोसेलेस है तो कोई दो साइड्स बराबर होंगी, तीसरी वाली अलग होगी, और तीनों को जोड़ने पे आएगा 36। अब देखो सवाल में क्या लिखा है, वन ऑफ द इक्वल साइड, तो इन दोनों में से एक है 13, तो ऑब्वियस सी बात है दूसरी भी 13 ही हो जाए क्योंकि दोनों बराबर हैं। और b की वैल्यू अब हम सॉल्व करके निकाल सकते, तो b हो जाएगा 36 माइनस 13 प्लस 13 हो जाएगा 26, तो b की वैल्यू हो जाएगी 10। ठीक है, अब अगर b की वैल्यू 10 है तो क्या हम एरिया निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। देखो यहां पे एरिया निकालने के दो तरीके, पहला तो आप यूज कर सकते हैं डायरेक्टली हीरोन्स फॉर्मूला, दूसरा हमने यहां पे कॉन्सेप्ट रिव्यू करते समय एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला यहां पे लिखा था। वो क्या था सर? वो था b/4 अंडर रूट ऑफ 4a² माइनस b², यही था ना? क्या बोला आपने? 4a² माइनस b², है ना? चलिए अब आप क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, तो भाई b² आ जाएगा, यहाँ b की जगह आ जाएगा कितना? 10, तो 10/4 अंडर रूट ऑफ 4a², तो 4 इंटू a² मतलब कितना? 13 का स्क्वायर, माइनस b² मतलब 10²। ठीक है, तो ये जाएगा 10/4 इंटू अंडर रूट ऑफ 13 का स्क्वायर 169 इंटू 4, तो 169 इंटू 4 करोगे न कितना आएगा सर? 169 इंटू 4 करने पे हमें मिलेगा 9 चौके 36, 6 यहाँ 3 ऊपर, 6 4 24 25 26 27 2 ऊपर, 4 1 4 5 6 676 मिलेगा क्या? बिल्कुल सर। तो 676 माइनस 100 सॉल्व करोगे आप इसको, 10/4 इंटू रूट ऑफ 576 परफेक्ट स्क्वायर है, अगर आपको याद नहीं है तो अब याद आ जाएगा,
24 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे 4 से 24 कैंसिल 6 10 60 स्क्वायर सेंटीमीटर। जब कुछ ना बचे तब 10 से कैंसिल करो, अदरवाइज उसको रहने दो, क्योंकि वो लास्ट में आपका कैलकुलेशन आसान बनाता है। जैसा कि यहाँ पे आपको दिखा कि आंसर आया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन ए। सर अगर हमें ये फॉर्मूला याद नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको हीरोन्स फॉर्मूला तो याद ही होगा, तीनों साइड आपको पता है, बस आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है और कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो फॉर्मूला याद ना भी हो तब भी कोई दुखी होने वाली बात नहीं कि हमें फॉर्मूला नहीं आता। ऐसे बहुत से फॉर्मूलास हैं जो मुझे भी नहीं आते, क्योंकि इतने सारे हैं, सब कुछ याद कर पाना असंभव हो जाता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जितने याद है उतने ठीक है, बाकी के पीछे की ट्रिक समझ लेते हैं ताकि खुद से ही फॉर्मूला बना के बाद में सॉल्व कर सके। ठीक है, चलिए कंप्यूटर जी फॉर्मूला आंसर बताइए। ऑप्शन ए 60 कंप्यूटर जी के हिसाब से भी ठीक है, हमारे हिसाब से भी ठीक है। अब हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर एंड मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ the sides of a square are increased by 5%, by what percent its area will be increased। चलिए यहां पे हमारे पास एक होगा ओरिजिनल केस, ठीक है, जिसको हम कह रहे हैं ओल्ड, और एक होगा न्यू केस। ठीक है, पहले इसकी साइड होगी केवल s, अब कितनी हो जाएगी, अब हो जाएगी s प्लस 5% ऑफ s, जिसको आप अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा s प्लस 1/20s, तो आप यहां पे लिख दो s/20। ठीक है, तो आप इसको इरेज करके लिखोगे s/20, क्या लेने के बाद परसेंटेज में कन्वर्ट करने के बाद आप और सॉल्व करोगे यदि इसको, तो हो जाएगा 21s/20। अब ये कहां से आया, एलसीएम लेके 20s यहाँ पे, एक यहाँ पे 21s/20। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेशन कम कर दूं तो दिस वुड बी इक्वल टू 21s/20। चलिए अब आप क्या करेंगे, सर दोनों का एरिया निकाल लेते हैं। तो इसका एरिया हो जाएगा साइड स्क्वायर, इधर वाले का एरिया थोड़ा बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, तो सर ये हो जाएगा 21s/20 का होल स्क्वायर। तो यहां पे तो s स्क्वायर ही रहेगा, यहां हो जाएगा 441s स्क्वायर अपॉन 400। ठीक है, अब आप अगर सॉल्व करेंगे तो आपको कितना परसेंट मिलेगा, तो सर दोनों को माइनस कर लेते हैं, जो बचेगा वही हमारा परसेंटेज। वेरी गुड। ठीक है, तो जब आप दोनों को माइनस करेंगे आपको आपका परसेंटेज मिलेगा कितना, सर परसेंटेज यहां मिलेगा s, तो माइनस करने पे कितना मिलेगा, तो सर 400s स्क्वायर है, बड़े वाले से माइनस करते हैं तो 441s स्क्वायर माइनस 400s स्क्वायर यहां पे भी होगा, होल डिवाइड बाय 400। ठीक है, ये आपने क्या किया, ये आप दोनों को माइनस करेंगे। ठीक है, चलिए अब आप इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे तो आएगा 41s स्क्वायर बाय 400, ये आया गैप। ठीक है, होल डिवाइड बाय s स्क्वायर, दिस इज टू कैलकुलेट परसेंटेज। ठीक है, अब आप सॉल्व करेंगे तो s स्क्वायर से s स्क्वायर कैंसिल, 41 अपॉन 400 इंटू 100। अब आप 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 41 डिवाइड बाय 4 कितना होगा, सर 4 9 36। ठीक है, नहीं 4 10 40, तो सर 10.25% आना चाहिए हमारा आंसर। ऑप्शन सी 10.25% से इंक्रीज होगा, ऐसा हम कह रहे हैं। एक बार कंप्यूटर जी से और पूछ लेते हैं भाई उनका जवाब कितना है। सर उनका जवाब है ऑप्शन सी 10.25%, मतलब यहाँ पे आसानी से हमसे सवाल हो गया। कैलकुलेशन करते समय ध्यान रखना कहाँ आपने माइनस किया है एब्सोल्यूट गैप निकालने के लिए और कहाँ आपने परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए कैलकुलेशन किया है, और उसी हिसाब से अपना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिसाइड करें। कृपया उसके बिना आगे न बढ़े, आपसे गलती हो सकती है। ठीक है, तो 10.25 हमारा आंसर। अब हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर एंड मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नया क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है आपसे, द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन रेशियो ऑफ 1:3, 1:4 एंड 1:5 एंड इट्स पेरीमीटर इज 94, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल। आसान सवाल, बिल्कुल सर। आपको रेशियो दिया है तो आप देखिए अब रेशियो कैसे यूज करेंगे, तो सर सबसे पहली जो साइड होगी हमारी, हम x को ले लेंगे एज वेरिएबल, तो x/3 प्लस x/4 प्लस x/5, इन तीनों साइड्स को जोड़ने पे, क्योंकि पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, ऐड करना, तो इन सारों को जोड़ने पे कितना आ रहा है, 94 आ रहा है। अब आपको x की वैल्यू याद करनी है, कैसे करोगे सर, पहली बात तो एलसीएम लेते 3, 4 और 5 का एलसीएम आया कितना 30, नहीं 4 से डिवाइड नहीं होगा तो 12 भी नहीं होगा, 30 60 हो जाएगा। बिल्कुल सर, 60 से पहले तो कोई पॉसिबल नहीं है, 40 50 ना। तो चलिए
3 इंटू 20 करना पड़ेगा, 4 इंटू 15 करना पड़ेगा और 5 इंटू 12 करना पड़ेगा। तो यहां हो जाएगा कितना 20x प्लस 15x प्लस 12x होल डिवाइड बाय कितना सर, यहां हो जाएगा 5 4 3 12 12 5 60 इज इक्वल टू 94। ठीक है, अब आप इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 15 और 12 हो जाएगा 5 और 2 7, 1 और 1 2 27 और 20 हो जाएगा 47x। ठीक है, अपॉन 60 इज इक्वल टू 94। x जो कि आपके तीनों साइड्स की वैल्यू निकालने में आपकी हेल्प कर रहा है, वो एक वेरिएबल है जिससे कि आप रेशियो को यूज करने लायक बना पाए, क्योंकि रेशियो को डायरेक्टली आप यूज नहीं कर सकते, थोड़ा रिस्की होता है, क्योंकि किसी भी वैल्यू पे रेशियो सेम आ सकता है। ठीक है, तो इसीलिए जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी चीज का रेशियो है 1:2 तो उसकी वैल्यू 24 भी हो सकती है, 36 भी हो सकती है, 48 भी हो सकती है। इन तीनों ही अलग अलग वैल्यूज पे रेशियो तो सेम ही आएगा। तो रेशियो कैन नॉट टेल कि इनमें से कौन सा आपका आंसर है, वो आपको एक दूसरी जानकारी और वेरिएबल की मदद से ही पता लगता है। जैसे यहाँ पे जो x की वैल्यू आएगी उसकी मदद से फिर हम साइड्स की वैल्यू निकाल पाएंगे। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो भाई 94 में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 60 और डिवीजन में आ जाएगा 47। और जहां तक मुझे गणित आता है 47 और 94 में कनेक्शन है, 47 2 होता है 94। तो x की वैल्यू यहां पे आ रही है हमारे पास 2 इंटू 60 मतलब 120। तो बस x की ये वैल्यू हम इन तीनों में रख देंगे तो हमें तीनों साइड्स की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे अगर आपने 1x/3 वाली साइड ली तो वो जाएगा 120/3, मतलब ट्राइंगल की साइड हो गई 40। अगर आपने x/4 वाली साइड ली तो वो हो जाएगा 120/4, तो उस केस में आपका आंसर आ जाएगा 30। अगर आपने तीसरी वाली साइड ली x/5 तो आपका जवाब क्या आएगा 120/5, दैट इज कितना सर, ये हो जाएगा 5 2 10 5 4 20। आप चाहें तो ऐड करके देख लें, 4 और 3 7 8 9, आपका पेरीमीटर 94 आ रहा है और सबसे स्मॉलेस्ट साइड पूछी है 24 है आपका आंसर। ठीक है, और अगर आप ध्यान से देखें तो जो बाकी ऑप्शन है वो भी काफी दूर नहीं है, 22.5 और 27। तो अगर आपने हल्की सी भी गलती कर दी यहां पे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, इसलिए ध्यान रखना कि जरा सी भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए कंप्यूटर जी प्लीज आंसर को वेरीफाई करें। कंप्यूटर जी का आंसर भी है ऑप्शन सी 24, हमारा आंसर भी 24, तो स्क्रीन क्लियर। नया क्वेश्चन है यहाँ पे, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज साइड्स आर 14 48 एंड 50। अरे ये तो आसान सवाल है, कितनी साइड्स हैं 3, क्या वैल्यू है, तो सर यहाँ पे ए की वैल्यू है 14, बी की वैल्यू है 48 और सी की वैल्यू है 50। अब सवाल ये है कि इनमें से कौन सा वाला मेथड लगेगा, मतलब आपके पास दो है, एक तो है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, पर वो यूज करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि ट्राइंगल राइट एंगल है या फिर नहीं है, या फिर इनमें से कोई उसकी हाइट के बराबर है या नहीं है, पर वो जानकारी हमारे पास नहीं है। बच्चा कौन सा हीरोन्स फॉर्मूला, जिसमें आप निकालते हैं सेमी पेरीमीटर, जो कि होता है तीनों साइड्स के एडिशन का हाफ, क्योंकि सेमी लिखा है, देखो सेमी का मतलब कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो 48 प्लस 50 हो जाएगा 5 4 9 98, 98 और 10 108, 108 और 4 112 होल डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा, 2 5 10 2 6 12 56। एक बार दोबारा चेक कर लो, 48 प्लस 10 हो जाएगा 58, 58 प्लस 4 हो जाएगा 62, 62 प्लस 50 हो जाएगा 112। ठीक है, अब आपके पास एस आ गया, तो आप एरिया कैसे निकालोगे, तो एरिया हो जाएगा भाई अंडर रूट ऑफ कितना 56 इंटू 56 माइनस 14 इंटू 56 माइनस 48 एंड देन लास्ट में 56 माइनस 50। चलिए अब आप सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो एरिया आ जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ 56 का हो जाएगा 7 इंटू 8, अभी से ब्रेक कर दो, यहाँ हो जाएगा इंटू 56 माइनस 14 करने पे कितना सर, 6 में से 4 गया 2, 5 में से 1 गया 4, तो 42, 56 माइनस 48 करने पे 8 मिलेगा एंड यहाँ पे 6 मिलेगा, इंटू है प्लस नहीं है कहीं भी। ठीक है, चलिए a वुड बी इक्वल टू, फिर से आप इसको अगर छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करेंगे तो देखो 7 ठीक है, 8 ठीक है, 42 को ब्रेक कर दो, 7 इंटू 6, फिर से एक 8 फिर एक 6। अब देखो पेयरिंग तो आसानी से हो रही है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे आंसर, तो एक तो 7 7 का पेयर तो 7 लिख दिया,
8 8 का पेयर तो 8 लिख दिया, और 6 6 का पेयर तो 6 लिख दिया। तीनों के तीनों स्क्वायर रूट से बाहर, तो आपका एरिया आ जाएगा 7 इंटू 8 इंटू 6, 7 8 जा 56, 56 इंटू 6 करेंगे 6 और 6 कितना हो जाएगा 36, 6 यहाँ 3 ऊपर, 6 5 जा 30 और 3 336 आएगा आपका आंसर। कितना 336, जो कि है ऑप्शन बी। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर। एक बार हम कंप्यूटर जी से और पूछ लेते हैं उनका जवाब क्या है। उनका जवाब भी है 336। आसान सवाल था, आपको तीनों साइड देते, तीनों की मदद से एरिया निकालना था। कोइंसिडेंटली जब आपने हीरोन्स फॉर्मूला यूज किया तब भी कैलकुलेशन ऐसे आ गए जिनसे स्क्वायर रूट के बाहर निकलना काफी दिक्कत वाला काम नहीं था, आसान काम था, इसलिए जल्दी से हो गया। चलिए यहां पे हम करेंगे स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 12। क्या बोल रहा है आपसे? एबीसी इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। क्या है? सर्कल के अंदर है ट्राइंगल। इफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल इज 3, व्हाट इज द एरिया ऑफ द सर्कल? ठीक है, चलिए यहां पे आप देखिए क्या बोल रहा है आपको कि एक सर्कल है ना, उसके अंदर है एक ट्राइंगल। तो ये रहा आपका सर्कल, ये रहा आपका ट्राइंगल। ठीक है, चलिए ये आपका ट्राइंगल हो गया। अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो आपसे क्या बोला जा रहा है कि भैया ये जो आपका ये आपका सेंटर आ गया, आपसे क्या बोल रहा है कि जो साइड ऑफ द ट्राइंगल है उसकी लेंथ है 3, पर क्या इसकी मदद से आप एरिया ऑफ सर्कल निकाल पाएंगे? सर एरिया ऑफ सर्कल निकालने के लिए सिंपल सा बात है, रेडियस चाहिए होगा। तो यहां पे हमें वही कार्य करना है कि कैसे हम रेडियस निकाल पाएंगे। ठीक है, तो अब रेडियस कैसे निकलेगा? सर रेडियस निकालने के लिए हो सकता है पहले हमें यहाँ पे ये दूरी निकालनी, लेकिन हम एक काम करते हैं परपेंडिकुलर बना देते हैं, क्योंकि ये जो परपेंडिकुलर होगा इक्विलैटरल ट्राइंगल का वही मीडियन होगा, वही आपका अल्टीट्यूड होगा, वही आपका एंगल बाइसेक्टर होगा। तो हमारा काम यहाँ पे बन सकता है। देखो मेरा अप्रोच बहुत सिंपल है कि पहले तो इक्विलैटरल ट्राइंगल की मदद से हम निकालेंगे यहाँ पे अल्टीट्यूड या मीडियन, उसकी वैल्यू निकलने के बाद फिर हम निकालेंगे यहाँ पे जो रेशियो होता है, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे जो मीडियन होता है उसको डिवाइड करने का रेशियो 2:1 होता है। तो ऊपर का हिस्सा 2, नीचे का हिस्सा 1, इस रेशियो को यूज करके हम आसानी से रेडियस निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहां पे ध्यान दो भाई। देखो आपका रेडियस कितना है, रेडियस आपको पता करना है। ये वैल्यू है 3, तो ये वैल्यू हो जाएगी 3/2। ठीक है, ये आपको पता है। क्यों हो जाएगी 3/2? क्योंकि सर वो पूरा होगा 3 और जो अल्टीट्यूड है वो मीडियन भी होगा, वो सारी चीजें करेगा, तो वो आधा आधा भी बांटेगा, तो 3/2 हो जाएगा। तो यहां पे अगर हम पाइथागोरस लगाएं तो 3 स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर वुड बी इक्वल टू h स्क्वायर, जिसको हम कहते हैं हाइट या फिर अल्टीट्यूड या फिर मीडियन, कुछ भी आप कहें। ठीक है, चलिए 3 का स्क्वायर 9 माइनस 9/4, आप लेंगे एलसीएम 9 चौके 36 माइनस 9/4 इज द वैल्यू ऑफ h स्क्वायर। तो यहां पे आप लिखेंगे h स्क्वायर इक्वल्स टू, यहां पे आएगा 27/4 इज द वैल्यू ऑफ h स्क्वायर। सॉल्व करेंगे आप इसको, स्क्वायर रूट निकालने के बाद तो आएगा 3√3/2 इज द वैल्यू ऑफ हाइट। ठीक है, अब ये तो पूरी हाइट है। इसमें से आपको ये भली भांति पता होगा कि ये जो सेंटर है ये 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है, तो ऊपर का हिस्सा 2, नीचे का हिस्सा 1, 2:1 का रेशियो। अब अगर 2:1 का रेशियो है तो ये जो 3√3/2 है ये भी 2:1 के रेशियो में बटेगा। तो मतलब अगर आपको रेडियस निकालना है तो वो हो जाएगा 2/3 ऑफ 3√3/2। सर ये कहां से आया? तो देखो ये पूरा था 3√3/2 जो कि हमने यहां पे ड्रॉ किया था, उसमें से ऊपर का हिस्सा है कितना है? ऊपर का हिस्सा है 3√3, ऊपर का हिस्सा है सेकेंड थर्ड 2/3, तो 2/3 ऑफ 3/2√3 आप कैंसिल करेंगे, r की वैल्यू आएगी √3। अब अगर रेडियस आ रहा है √3, क्या हम यहाँ पे ये पता लगा सकते हैं कि हमारा एरिया कितना होगा? बिल्कुल सर, एरिया का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर, तो यहां हो जाएगा पाई इंटू √3 का स्क्वायर, दैट इज कितना? तो सर 3 पाई आना चाहिए हमारा आंसर। कितना? 3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि है ऑप्शन बी। क्या किया आपने? बहुत सिंपल था, पहले आपने निकाला अल्टीट्यूड या मीडियन या फिर एंगल बाइसेक्टर, कुछ भी कहो, सब एक ही होता है। किसमें? केवल और केवल इक्विलैटरल ट्राइंगल में।
उसकी पूरी लेंथ निकाली आपने। अब इस पूरी लेंथ को आपने जब बराबर हिस्सों में बांटा तो बेसिकली क्या होता है, जो सेंटर ऑफ द सर्कल होता है वो मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो ऊपर का हिस्सा 2, नीचे का हिस्सा 1, तो ऊपर का हिस्सा आ जाएगा 2/3 ऑफ द एंटायर लेंथ। ठीक है, तो 2/3 ऑफ एंटायर लेंथ किया आपने, आपको रेडियस मिल गया। फिर आपने एरिया निकालने के लिए रेडियस का फॉर्मूला, रेडियस यूज करके अपना आंसर बता दिया 3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आप करेंगे यहाँ पे सर, यहाँ पे हम एक बार कंप्यूटर जी से कंफर्म कर लेते हैं, उनका जवाब भी है ऑप्शन बी, हमारा जवाब भी ऑप्शन बी, तो स्क्रीन क्लियर एंड नया क्वेश्चन हमारे समक्ष। क्वेश्चन नंबर 13 है, यदि DEF मिड पॉइंट है AB, AC एंड BC के रिस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्राइंगल ABC, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल DEFB इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 36 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, देखो अब यहाँ पे क्या है ना, थोड़ा सा यदि हमें डायग्राम मिल जाता तो मजा आ जाता, पर कोई बात नहीं भाई, हमें गणित आता है। डायग्राम अगर सवाल बनाने वाले ने नहीं दिया है तो हम खुद बना सकते हैं, हम इतने सक्षम हैं। चलिए पहले तो एक काम करते हैं, एक ट्राइंगल बना लेते हैं। तो ये आ गया आपका ट्राइंगल ABC, ठीक है। अब इसमें आपके ABC मिड पॉइंट है आपके DEF, तो D मिड पॉइंट है AB का, तो D मिड पॉइंट AB का, E मिड पॉइंट है AC का, E मिड पॉइंट है AC का, F मिड पॉइंट है BC का। ठीक है, अब इनको अगर हम ज्वाइन कर दें तो शायद हमें नया ट्राइंगल मिल जाए। ठीक है, तो इनको हमने ज्वाइन कर दिया। अब आपसे बोल रहा है कि अगर ट्राइंगल का एरिया है 36 स्क्वायर सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब ये बहुत ही आसान है टू बी ऑनेस्ट, बस आपको एक चीज याद होनी चाहिए कि मिड पॉइंट के माध्यम से बने हुए ट्राइंगल का एरिया पूरे ट्राइंगल के एरिया के कंपैरिजन में कितना होता है। तो सर मिड पॉइंट के माध्यम से जो ट्राइंगल बनता है वो पूरे ट्राइंगल का 1/4 होता है। तो यहां पे जो DEF होगा, ट्राइंगल DEF, उसका एरिया इज 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ABC। ठीक है, तो अगर यहां पे आप देखेंगे तो एरिया ऑफ DEF वुड बी इक्वल टू 1/4 ऑफ 36, दैट इज 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, जो बीच का इलाका है उसका एरिया हो गया 9। अब आपको यह भी ज्ञात होगा कि जो ये जो DEF ट्राइंगल है, it is congruent to what? It is congruent to the other 3 triangles, so it would be congruent to कौन सा ट्राइंगल? ट्राइंगल DBF। ठीक है, और इसी के तहत हम बोल सकते हैं कि जनाब क्योंकि दोनों ट्राइंगल बराबर हैं तो दोनों का एरिया भी बराबर होगा, तो DEF का एरिया वुड बी इक्वल टू एरिया ऑफ DBF, और क्योंकि दोनों इक्वल हैं तो DEF का एरिया 9 हम पहले ही पता लगा चुके हैं, तो DBF का एरिया हो जाएगा वो भी 9 के बराबर। तो अगर मुझे पूरे DEFB का एरिया चाहिए तो 9 उधर और 9 इधर जोड़ के कितना हो जाएगा सर? जोड़ जाड़ के हो जाएगा 36, सॉरी 9 और 9 हो जाएगा 18। तो जो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पूछा जा रहा है ना DEFB का, इट वुड बी दोनों ट्राइंगल्स का एरिया जोड़ के, तो एरिया ऑफ DEF, क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स को जोड़ने पे पूरा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, DBF दोनों का एरिया है 9 और 9, मतलब जोड़ जाड़ के आ जाएगा कितना सर? 9 + 9 हो जाएगा 81, दैट इज 18 और आपका आंसर आएगा 18 स्क्वायर सेंटीमीटर, जो कि है ऑप्शन बी। अगर वो 3 का पूछता तो 9 9 9 मतलब 27, चौथे वाले का ऑब्वियसली 9 होगा तो वो 36 तक पहुंच जाएगा। लेकिन अगर आपसे 3 का पूछता तो भी आप यही करते, बस यहाँ पे तीसरा ट्राइंगल आ जाता और यहाँ पे एक और 9 ऐड हो जाता, और कुछ डिफरेंस नहीं आता। ठीक है, समझ में आया आपको? कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया, बस बेसिक कॉन्सेप्ट यूज किए जो कि हमने पहले ही पढ़े हैं कि ये ट्राइंगल्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे हो गया हमारा स्क्रीन क्लियर। एक बार रुकिए, कंप्यूटर जी से पूछ लेते भाई उनका जवाब क्या है। उनका जवाब भी है 18, हमारा जवाब भी 18। तो अब हम करेंगे स्क्रीन क्लियर एंड मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 14, जो बोल रहा है हमसे कि एक रोम्बस का पेरीमीटर है 52। ठीक है, पेरीमीटर दिया भैया, साइड नहीं, और आपके जो डायगनल्स हैं वो है, उनमें से एक है 10 सेंटीमीटर, 1 डायगनल इज 10 सेंटीमीटर। आपको बताना है कि एरिया कितना होगा। तो पहली बात तो दोनों डायगनल पता होनी चाहिए। हाँ, स्टार्ट कहां से करेंगे? पेरीमीटर से। तो भाई पेरीमीटर है 52,
क्योंकि रोम्बस है तो पेरीमीटर होगा 4 इंटू साइड, हमें अच्छे से याद है, क्योंकि रोम्बस की चारों साइड्स भले ही तिरछी होती हैं पर बराबर होती हैं। तो 52 साइड वुड बी कितना यहाँ पे 52 डिवाइड बाय 4 दैट इज 13 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 4 1 4 4 3 12। चलिए साइड आ गई 13, लेकिन क्या इसकी मदद से हम अपना पूरा सवाल सॉल्व कर पाएंगे? सर अभी नहीं, क्योंकि अभी हमें दूसरी डायगोनल निकालनी है। एक डायगोनल भले ही हमें पता है, ठीक है। अब वो दूसरी डायगोनल निकलेगी कैसे? तो भैया ऐसे निकलेगी कि मान लो ये है आपका रोम्बस, ठीक है, ये आपका रोम्बस है। अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो एक डायगोनल होगी आपकी 10, ठीक है, जिसके दो हिस्से होंगे, 5 ऊपर 5 नीचे। और दो हिस्से करने का बहुत सिंपल सा कारण है कि भैया देखो, पहली चीज कि क्योंकि ये रोम्बस है विच इज ऑल्सो पैरेललोग्राम डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। और दूसरी चीज यहां पे क्योंकि डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट एट 90 डिग्री, हमारे पास पूरी आजादी है कि हम पाइथागोरस थ्योरम लगा दे। तो यहां पे आप लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो हम क्या बोलेंगे भाई इसके बाद? पाइथागोरस थ्योरम लगा के भैया 5 स्क्वायर प्लस जो अननोन है x स्क्वायर, उसको जोड़ने पे आना चाहिए 13 स्क्वायर। वर्ल्ड का वन ऑफ द वेरी फेमस पाइथागोरियन ट्रिपलेट, 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर 13, और 5 में से अगर घटाओगे तो आपको मिलेगा 12, क्योंकि 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, दोनों को माइनस करोगे आपको मिलेगा 144, सॉरी 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, माइनस करने पे आएगा x वुड बी 12। x 12 मतलब आपकी डायगोनल का एक हिस्सा कितना है? 12 है। तो d2 कितना हो जाएगा? तो d2 हो जाएगा सर यहां पे 12 प्लस 12 दैट इज इक्वल टू 24, ठीक है। अब तो आप आसानी से एरिया निकाल सकते हैं। अगर मैं फ्लो में लिखूं तो यहां लिख देता हूं d2 वुड बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, और एरिया हो जाएगा हाफ इंटू d1 दैट इज यहां पे है 10 और d2 दैट इज 24। कई बार लोग जल्दीबाजी में 5 और ये वाली वैल्यू कौन सी है 8 या फिर 12 जो भी आ रही है उसको लेके ही अपना आंसर लिख देते हैं, जो कि गलत बात है। कृपया पूरा चेक करें उसके बाद ही लिखें। अब यहां पे देखिए आप 12 से कैंसिल, 2 जा 12, 10 जा 120 स्क्वायर सेंटीमीटर होगा यहां पे मेरा आंसर कितना? 120 स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन सी। अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो ऑब्वियस बात है फिर गलत हो जाएगा, और गलत हो जाएगा तो फिर सवारी सामान की खुद जिम्मेदार है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है भाई। ध्यानपूर्वक करोगे तो बिल्कुल आपका आंसर सही आएगा, वरना तो गड़बड़ तो कर दोगे, ठीक है। चलिए कंप्यूटर जी प्लीज हेल्प अस। उनके हिसाब से ऑप्शन सी 120 स्क्वायर सेंटीमीटर सही है, हमारे हिसाब से भी सही है। तो अब हम क्या करेंगे? स्क्रीन क्लियर करेंगे एंड मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज अबाउट अ ट्रेपेजियम हैज हाइट 12 सेंटीमीटर। ट्रेपेजियम की हाइट दी आपको, इट्स लॉन्गर एंड शॉर्टर पैरेलल साइड्स आर 21 and 3, फाइंड द एरिया। अरे बचपन का सवाल, तो जैसे बचपन का प्यार नहीं भूला जाता वैसे बचपन का सवाल भी नहीं भूलना है आपको। ट्रेपेजियम की हाइट दी है तो लिख दो h इज इक्वल टू कितना? 12। फिर आपकी दो साइड्स हैं, एक है 21 दूसरी है 3। आपने क्या बनाना है? आपने एरिया निकालना है। एरिया का फॉर्मूला सर हाफ इंटू h इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो a प्लस b, ठीक है। अब यहां पे आप देखेंगे तो हाफ इंटू h की जगह आप क्या लिखोगे? h की जगह लिख दोगे 12, a प्लस b मतलब 21 प्लस 3। अब अगर आप यहां पे सॉल्व करना चाहें 2 6 जा 12, तो यहां पे हो जाएगा 6 इंटू 21 प्लस 3 हो जाएगा 24। अब 24 और 6 का मल्टीप्लीकेशन करना है। डिवीजन तो आपने बहुत बार किया होगा पर अभी मल्टीप्लाई करना है। 6 4 24, 4 यहां 2 ऊपर, 6 दूनी 12 और 2 14, 144 स्क्वायर सेंटीमीटर आपका आंसर आना है। कितना? 144। ये आ गया आपका आंसर ऑप्शन डी। सिंपल डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ अ वेरी सिंपल लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला विच इज एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, और जैसे आप इसको सॉल्व कर लेंगे आपका 15वां सवाल हो जाएगा समाप्त। कंप्यूटर जी वेरीफाई करें, उनका जवाब भी है ऑप्शन डी हमारे जवाब की तरह। तो यहां पे हम करेंगे स्क्रीन क्लियर और नया प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 16 है। फाइनली हमने एरिया पेरीमीटर अब थोड़ा छोड़ के सरफेस एरिया पे आ गए हम लोग। द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन ऑफ हाइट इक्वल्स टू 4/3 टाइम्स ऑफ रेडियस एंड द रेडियस इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर इज, ठीक है। देखो द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन ऑफ हाइट इक्वल टू 4/3 टाइम्स ऑफ द रेडियस। ओके, देखो यहाँ पे आपको दिया है कि रेडियस कितना है सर? रेडियस है यहाँ पे हमारा 6 सेंटीमीटर, ठीक है।
अब उसका जो हाइट है इट इज इक्वल टू, वो इक्वल है किसके, 4/3 टाइम्स ऑफ द रेडियस। तो 4/3 टाइम्स ऑफ रेडियस, तो जो भी आपका रेडियस है उसका 4/3 टाइम्स कर दो, तो 4/3 इंटू 6, h की वैल्यू आ जाएगी 8, 3 से 6 कैंसिल, 2, 4 2 8। अब आपके पास हाइट है, रेडियस है, क्या आप कर्व सरफेस एरिया निकाल सकते हैं? नहीं सर, अभी तो स्लैंट हाइट बाकी है। बिल्कुल ठीक, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन निकालने के लिए आपको L की वैल्यू पता करनी पड़ती है, विच इज अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो L वुड बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कितना सर, 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। अब ये तो आसान है, तो आपका L आ जाएगा यहां पे कितना सर, L आ जाएगा अंडर रूट ऑफ कितना, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, ऐड करेंगे तो आएगा 100। तो आपका जवाब आएगा L इज अंडर रूट ऑफ 100। सॉल्व करने पे L की वैल्यू आपसे कितनी बोलेगा, यहां पे बोलेगा 10। अब आपको निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया। फॉर्मूला सर होता है पाई आर एल, तो पाई की जगह 22/7, आर की जगह आपसे बोल दे कितना लिखो, आर की जगह आ जाएगा 6 और एल की जगह आ जाए कितना, एल की जगह आ जाएगा यहाँ पे 10। ठीक है, आप चाहें तो 22/7 को 3.14 भी लिख सकते हैं, 22/7 की जगह इंटू 10 करेंगे तो 31.4 इंटू 6 मल्टीप्लाई करो, 6 4 24, 4 यहाँ 2 ऊपर। ठीक है, 6 1 6 7 8 और 6 3 18, तो 188.4 आ रहा है क्या हमारा आंसर? यस सर, के ऑप्शन में है सर 188.5 है, हाँ रफली उतना ही आएगा। तो आप एक काम करें 188.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑप्शन ए के रूप में लिख दें, बाकी सर ऑप्शन तो बहुत दूर है। ठीक है सर, पॉइंट का अंतर है तो चाल से चलेगा, हो सकता है उन्होंने 3.14 की जगह 22/7 लिखा हो तो डिवाइड करते समय इतना आ रहा हो। ठीक है, तो इतना पॉइंट का डिफरेंस चलता है। कल को ये नहीं कि 188.4 को 178.4 बोल दो कि सर 10 का ही तो फर्क है, इतना डिफरेंस नहीं, डेसिमल के बाद 1 पॉइंट का फर्क है, तो विच इज कंप्लीटली अंडरस्टैंडेबल। ठीक है, चलिए कंप्यूटर जी प्लीज वेरीफाई करें, ऑप्शन ए 188.5 कंप्यूटर जी का भी सही है, हमारा भी सही है। यहां पे हम करेंगे स्क्रीन क्लियर। नया क्वेश्चन है हमारे पास 17 नंबर, अ स्फीयर हैज सेम वॉल्यूम एज अ सिलेंडर। ओके, तो इसको अगर मैं मैथमेटिकल टर्म्स में लिखूं तो सवाल कह रहा है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, हुज हाइट इज 3 टाइम्स द रेडियस ऑफ द क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो जो क्या बोल रहा है आपसे, हाइट कितनी है, क्रॉस सेक्शन के रेडियस का 3 टाइम्स है, मतलब सिलेंडर के केस में। ठीक है, अगर आपकी हम रेडियस की बात करें तो वो है r, हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट हो जाएगी 3 टाइम्स ऑफ द रेडियस, तो 3 टाइम्स ऑफ रेडियस तो मतलब 3r, देन द रेशियो ऑफ द रेडियस। अब आपको इन दोनों के रेडियस के बीच का रेशियो निकालना है। ठीक है, अब देखो यहां पे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला सर वो होगा 4/3 पाई आर क्यूब, मैं यहां पे r1 लिख रहा हूं। ठीक है, या फिर एक काम करते हैं, इसको हम लिख देते हैं कैपिटल R, कोई दिक्कत नहीं है, तो r क्यूब इधर हो जाएगा कितना, पाई दैट इज 22/7 या पाई ही लिख दो, r स्क्वायर मतलब 3 कितना, r स्क्वायर मतलब r स्क्वायर इंटू h की जगह पे लिख रहे हैं 3r, क्योंकि सवाल में साफ साफ दिया है कि जो सिलेंडर की हाइट है वो 3 गुना है रेडियस के, तो आपने 3r लिख दिया। अब यहाँ पे जो जिससे कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल किया जाएगा, तो सर r से पाई कैंसिल, और यहाँ पे r क्यूब। ठीक है, 4/3 r क्यूब इज इक्वल टू 3r क्यूब। अब आप अगर r क्यूब से r क्यूब का रेशियो निकालने का प्रयास करेंगे तो देखो ये तो आ गया इस तरफ, इधर का 3 जाएगा ऊपर, 3 3 से 9, 4 जाएगा नीचे, तो 9:4 का रेशियो आएगा। लेकिन आपको क्या चाहिए, रेडियाई का रेशियो चाहिए, तो क्यूब नहीं चलेगा, तो कैपिटल R स्मॉल r का होल क्यूब इज इक्वल टू 9/4। आप होल क्यूब को साइड चेंज करेंगे तो वो हो जाएगा कितना, क्यूब रूट, तो हो जाएगा कैपिटल R अपॉन स्मॉल r इज इक्वल टू 9/4 का होल क्यूब रूट, सॉरी, तो 1/3। कैसा कुछ आंसर है हमारे पास, बिल्कुल है सर, 9/4 की पावर 1/3 यही हमारा आंसर होगा। तो ये 1/3 आपने हाईलाइट कर दिया, 9/4 हाईलाइट हो गया, और यही हमारा आंसर है ऑप्शन बी के रूप में, 9/4 होल पावर 1/3। समझ में आया? यस सर, कहीं कोई दिक्कत मन में? बिल्कुल नहीं सर। चलिए
कंप्यूटर जी प्लीज जवाब वेरीफाई कर दीजिए। कंप्यूटर जी का जवाब भी है ऑप्शन बी, हमारा जवाब भी ऑप्शन बी। तो यहां पे हम करेंगे स्क्रीन क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, जो क्या बोल रहा है आपसे कि अ कोन ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, एक कोन है जिसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर, इज फिल्ड विथ मिल्क, एक कोन के अंदर आपने मिल्क डाल दिया है। इफ द मिल्क इज पोर्ड इनटू अ सिलेंडर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, द हाइट ऑफ द मिल्क राइजेस बाय 2 सेंटीमीटर। ओके, हाउ इज हाइट ऑफ द कोन कितनी होगी? ठीक है, अब देखो यहां पे सबसे पहले तो आपको यह पता लगाना है कि भैया दूध था कितना, और दूध था कितना ये पता लगाने में हेल्प आपकी कोन नहीं करेगा, सिलेंडर करेगा, क्योंकि सिलेंडर में रेडियस कितना है आपको वो पता है, सिलेंडर की दूध डालने के बाद हाइट कितनी हो गई आपको वो पता है। तो क्या हम आसानी से वॉल्यूम निकाल सकते हैं? बिल्कुल सर। अब देखो यहां पे कुछ लोग बोलेंगे सर मिल्क राइज कर रहा है हाइट को, तो बेटा उसका मतलब है कि जितना उसमें मिल्क था उसमें हाइट और बढ़ गई, और हाइट तभी बढ़ेगी जब आपने कुछ डाला होगा। ठीक है, और जितनी क्वांटिटी आपने डाली होगी उतनी ही हाइट बढ़ेगी, उससे ज्यादा उससे कम नहीं होगी। तो ये जो हाइट है 2 सेंटीमीटर, ये हमारे आंसर का रास्ता है कि h इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब बताइए कितना दूध था, तो वॉल्यूम ऑफ मिल्क कितना होगा? तो सर वो हो जाएगा फॉर्मूला के तहत पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू कितना? सर पाई को एज इट इज रहने दो, आर स्क्वायर की जगह आ जाएगा 10 स्क्वायर दैट इज 100, एच की जगह 2, तो यहां पे हो जाएगा आपका आंसर कितना? 200 पाई के बराबर। हम लिख दे यहां पे 200 पाई। चलिए, अभी जो 200 पाई दूध है ये कहां पे था? ये था सिलेंडर के हिसाब से, और ये आया कहां से था? कोन से। तो अब हम इसको कंपेयर करेंगे कि भैया जितना ये वॉल्यूम ऑफ मिल्क था इट वुड बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, ये बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मिल्क तो उतना ही है, खाली अपने कोन से सिलेंडर में ट्रांसफर किया है, तो सिलेंडर से निकाल के अगर आप कोन को दे रहे हैं तो वो बराबर रहेगा, कुछ गिरेगा विरेगा नहीं। ये मत बोलना कि सर थोड़ा सा दूध फैल गया होगा, हाँ भाई यहाँ एकदम परफेक्शन से काम हो रहा है। तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला सर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सबसे पहले दोनों तरफ से पाई पाई कैंसिल, ठीक है। अब उसके बाद आप सॉल्व करोगे तो देखो रेडियस ऑफ द कितना है, कोन का रेडियस है 5, तो यहां पे आप वैल्यू पुट करोगे तो 200 इज इक्वल टू 1/3 इंटू यहां पे हो जाएगा कितना 5 का स्क्वायर, तो 5 इंटू 5 इंटू आपको h तो पता लगाना है, ठीक है। 5 इंटू 5 हो जाएगा 25। 25 को जब आप यहां भेजोगे तो 200 इंटू 3 होल डिवाइड बाय 25 इज द वैल्यू ऑफ h। सॉल्व करोगे 25 और 200 कैंसिल, 8 बचेगा, 8 दिया हो जाएगा 24। तो आपकी हाइट कितनी आएगी? हाइट आएगी सर 24, तो h की वैल्यू आ गई 24। मतलब जो कोन था, जो कोनिकल वेसल था, उसमें 24 सेंटीमीटर तक मिल्क था, और जब वो सिलेंडर में डाला गया क्योंकि रेडियस ज्यादा था और सिलेंडर का शेप ऐसा होता है कि वहां पे हाइट हो गई 2। ये आपको डिफरेंस समझ में आ गया। अब क्योंकि आपका h है 24, हम यहां पे बोलेंगे कि भैया ऑप्शन सी 24 हमारा आंसर है, जो ये बता रहा है कि कोनिकल वेसल में दूध की हाइट 24 थी। प्रोसेस क्या था? हालांकि सवाल शुरू कौन से हुआ था, पर लेकिन हमने पहले कॉन्सेंट्रेट किया दूसरे पार्ट पे जहां पे हमारे पास सिलेंडर था, तो सिलेंडर से हमने वॉल्यूम निकाला, उस वॉल्यूम को हमने कोन के लिए यूज किया, और कोन के लिए यूज करने के बाद फिर हमने कहां किया उसको, फिर हमने वहां से h की वैल्यू 24 निकाल के, हाइट निकाल के अपना आंसर बता दिया। चलिए अब हम क्या करेंगे, एक बार एक जादुई बटन दबाएंगे जहां पे हमारा स्क्रीन भी क्लियर, आंसर भी वेरीफाई। आपको ध्यान होगा आंसर 24 आया था, यहां पे भी 24 आया। तो हम करेंगे अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर प्रस्थान। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है आपसे कि a sphere of radius 6 centimeter is dropped in a right circular cylinder vessel partly filled with water। कहानी का सार कि एक स्पीयर है जिसका रेडियस कितना था, जिसका रेडियस था 6, सॉरी डायमीटर था 6, उसको आपने एक सिलेंडर में डाला, ठीक है, जिसमें थोड़ा सा पानी था। द वॉटर ऑफ द सिलेंडर इज 9 सेंटीमीटर, मतलब जो वाटर, द रेडियस ऑफ द सिलेंडर, सॉरी रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 9 सेंटीमीटर। इफ द स्पीयर इज कंप्लीटली सबमर्ज्ड इन वाटर द लेवल ऑफ वाटर राइजेस बाय, ठीक है। अब आपको यह बताना है
कि अगर डालते ही वो स्पीयर पूरा पानी के अंदर डूब गया तो आपको बताना है कि पानी का लेवल कितने हाइट से बढ़ा। ठीक है, अब यहां पे देखो कहानी अगर हम चित्र के माध्यम से समझें तो ये रहा मान लो आपका सिलेंड्रिकल वेसल। ठीक है, जिसका आपके पास क्या जानकारी है कि सर इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस है 9। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं रेडियस 9। अब इसके अंदर आपने एक 6 सेंटीमीटर डायामीटर वाला स्पेरिकल बॉल डाला है। ठीक है, तो भाई देखो जो बॉल होगा वो ऑब्वियस सी बात है जमीन को टच करेगा। अब जब वो जमीन को टच करेगा और पानी में पूरा भर जाएगा तो जितनी पानी की हाइट होगी, ठीक है, उतना ही हमारा यहां पे सिलेंडर का हाइट कंसिडर होगा। ठीक है, और पानी की हाइट उतने ही लेवल से बढ़ेगी, क्योंकि यहां पे पूछा है, देखो क्या बोल रहा है, इंक्रीज इन द वाटर राइजेस बाय, तो कितना इंक्रीज होगा सर, उतना ही इंक्रीज होगा जितना आपने एक्स्ट्रा डाला है, मतलब जितना यहां पे आपने स्पीयर डाला है उतना ही पानी इंक्रीज होगा। वो देखो हमेशा बैलेंस रहेगा, ज्यादा हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। स्पीयर क्या बोलेगा, चले शो ऑफ मत कर, मुझे पता है मेरा साइज क्या है। तो जितना आपने बड़ा पत्थर डाला पानी उतना ही ऊपर आएगा। तो मतलब क्या मैं बोल सकता हूं कि वॉल्यूम ऑफ स्पीयर वुड बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। और यहां पे सिलेंडर से मेरा तात्पर्य पूरा सिलेंडर नहीं है, यहां से सिलेंडर से मेरा तात्पर्य सिर्फ उतना है कि जितना पानी सिलेंडर में इंक्रीज हुआ, बस। पूरा सिलेंडर तो कितना भी बड़ा हो सकता है भाई, क्योंकि हमें सिलेंडर की हाइट थोड़ी दी है, तो जो हाइट दी नहीं है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे भी नहीं। हमारे लिए सिलेंडर उतना ही है जितना कि पानी से, जितना कि स्पीयर की वजह से ऊपर नीचे हो रहा है, सिर्फ उतना ही है। ठीक है, चलिए, और उसके हाइट में जितना चेंज आएगा ऑब्वियस सी बात है पानी उतना ही इंक्रीज हुआ होगा। अगर ज्यादा इंक्रीज हुआ होता तो फिर ज्यादा हाइट हो जाती, कम इंक्रीज हुआ होगा तो कम हाइट होगी। ठीक है, वो हम यहाँ पे हाइट की मदद से पता लगाएंगे। तो बेसिकली आपको स्पीयर का वॉल्यूम पता है 4/3 पाई, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं RS क्यूब, जहां पे मतलब है रेडियस ऑफ स्पीयर का क्यूब। इधर हो जाएगा सिलेंडर का वॉल्यूम पाई RC स्क्वायर, और यहां पे HC का मतलब है हाइट ऑफ सिलेंडर, विच मींस पानी का हाइट कितना बड़ा। और वही लॉजिक, जितना स्पीयर का साइज, जितना स्पीयर की कैपेसिटी, जितना स्पीयर का वॉल्यूम, उतना ही पानी का वॉल्यूम बराबर ही उठेगा गिरेगा, कम ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, चलिए यहां पे बिना वैल्यूज रखे ही सबसे पहले पाई से पाई कैंसिल। ठीक है, 4/3 एज इट इज। अब रेडियस ऑफ द स्पीयर इज, देखो 6 है डायमीटर, तो रेडियस हो जाएगा आधा, मतलब 3 × 3 × 3। यहां पे रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 9 × 9, क्योंकि यहां पे सिलेंडर का रेडियस दिया है, ये देखो ये कितना डिफरेंस है, सिलेंडर का रेडियस दिया है और स्पीयर का डायमीटर दिया है। अगर आपने गलती कर दी, स्पीयर का डायमीटर की जगह रेडियस मान लिया या फिर उसका रेडियस की जगह डायमीटर मान लिया, तो फिर आंसर गलत आएगा भाई, फिर बाद में मेरे से मत बोलना, है ना। और हाइट आपको पता करनी है, तो इनटू हाइट ऑफ सिलेंडर। 3 से 3 कैंसिल, यहां भी 3 3 मिला के 1 9 से कैंसिल। ठीक है, क्योंकि 3 3 हो जाएगा 9। अब R4 इज इक्वल टू 9 × हाइट ऑफ सिलेंडर, 4/9 इज द हाइट ऑफ सिलेंडर। इसको अब अगर डिवाइड करेंगे तो 9 चौके 36, 0.44 आपका आंसर आएगा रफली, ऑप्शन ए। ठीक है, कैसे कि आपने 4/9 को डिवाइड किया तो रफली 0.44 ही आएगा। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर, आसान प्रश्न था, बहुत ही आसान था। बस खाली यहाँ पे क्या समझना था कि कैसे वॉल्यूम ऑफ स्पीयर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के बराबर होगा। तो यहाँ पे जब हम कहते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, हमारा मतलब पूरा सिलेंडर नहीं है, हमारा मतलब सिलेंडर का वही हिस्सा है जहां पे पानी ऊपर उठा, सिर्फ उतना हिस्सा। तो जितना पानी ऊपर उठा होगा उसकी हाइट, उसका वॉल्यूम उतना ही होगा जितना कि स्पीयर का वॉल्यूम था। इसलिए दोनों को कंपेयर करके हमने यहाँ पे फिर हाइट निकाली। ठीक है, और ऐसा इसलिए क्योंकि भैया प्रकृति का नियम है कि भाई जितना होना चाहिए उतना ही होगा, ज्यादा या कम कैसे हो सकता है। ठीक है, ज्यादा या कम हो जाएगा तो फिर वो तो गलत बात हो जाएगी ना, चीटिंग हो जाएगी, तो वो चीटिंग नहीं होनी चाहिए, इसलिए बराबर होगा। कंप्यूटर जी का आंसर ऑप्शन ए, हमारा आंसर भी ऑप्शन ए। तो यहां पे हम करेंगे स्क्रीन क्लियर एंड मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 हमसे बोल रहा है अ कोन ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर एंड रेडियस 14 सेंटीमीटर इज टू बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स बाय कटिंग द मिड पॉइंट। एक कोन है जिसका हाइट है 12, ठीक है, और
रेडियस कितना है 14, तो h इज इक्वल टू 12 हम लिख लेते हैं, h इज इक्वल टू 12 एंड r इज इक्वल टू 14 is to be divided into two parts by cutting through the midpoint of the vertical axis. ठीक है, अब आपको क्या बोल रहा है, then the volume of the conical part is, अगर आपको बोला जाए कि मिड पॉइंट ऑन द वर्टिकल एक्सिस के माध्यम से काट रहे हैं, इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब साफ है कि मान लीजिए अगर ये आपका कोन है, ठीक है, इसमें अगर हम ध्यान से सोचें तो हमें ये पता है कि वर्टिकल एक्सिस ऐसे होती है, मिड पॉइंट ऑफ द वर्टिकल एक्सिस, मतलब वर्टिकल एक्सिस का मिड पॉइंट कहां होगा? बीच में होगा। तो मतलब जो भी आपकी हाइट है उसका मिड पॉइंट, जो भी आपकी हाइट है उसका मिड पॉइंट, तो ये रही आपकी वर्टिकल एक्सिस, इसे हम हाइट ऑफ द कोन कहेंगे, इसका मिड पॉइंट। तो इस पूरे की हाइट कितनी है? पूरे की हाइट है 12, तो मिड पॉइंट की हाइट हो जाएगी कितनी? तो सर मिड पॉइंट की हाइट हो जाएगी 6। अब सवाल ये है कि ये जो कटने के बाद जो ऊपर वाला कोन आएगा, ठीक है, ये रहा आपका हाइट 6। भाई केवल कोन का हाइट थोड़ी चाहिए, आपको वॉल्यूम निकालने के लिए कोन का रेडियस भी तो चाहिए। तो अब आप रेडियस कैसे पता लगाओगे? सर जैसे ही आपने यहां पे ये ड्रॉ किया, मैं यहां पे एक बार से रेडियस भी बना देता हूं, ठीक है, और अगर आप इमेजिन करें तो यहां पे दो सिमिलर ट्राइंगल्स आपको दिखेंगे, पहला बड़ा वाला जो कि है ये रहा आपके समक्ष, और दूसरा छोटा वाला जो कि यहां पे अंदर है, ठीक है, जिसको हमने नीचे भी ड्रॉ किया है। तो क्या इन दोनों ट्राइंगल्स के बीच सिमिलैरिटी यहां पे स्टैब्लिश होगी? बिल्कुल होगी सर, दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे, और जो रेशियो उनके हाइट का है वही रेशियो उनके रेडियस का भी होगा, क्योंकि भैया ट्राइंगल सिमिलर हैं तो साइड्स का रेशियो बराबर। तो अगर ये रेडियस 14 था तो ये रेडियस हो जाएगा 7। अब आपके पास छोटे वाले कोन का रेडियस भी आ गया और हाइट भी आ गई। अब आप क्या आसानी से आंसर निकाल सकते हैं? बिल्कुल सर। तो अब आपका न्यू हाइट हो जाएगा h1 12 का आधा 6, और यहां r1 हो जाएगा 14 का आधा 7। एंड सिंपल रीजन, क्योंकि दोनों ट्राइंगल लाल वाला और पर्पल वाला आपस में क्या हो गए? सिमिलर हो गए, इसीलिए ऐसा हो रहा है। मैंने अपने मन से कोई तीर नहीं चलाया कि इसको भी आधा कर दिया तो इसको भी आधा कर दिया। लॉजिकल रीजन है कि भैया सिमिलर होंगे ट्राइंगल्स, हालांकि है वो 3D, लेकिन अगर आप उसको 2D में कन्वर्ट करके यहाँ पे अगर सॉल्व करने का प्रयास करेंगे तो आपको समझ में आएगा जो दो ट्राइंगल्स हमें मिल रहे हैं कोन के अंदर वो सिमिलर हैं, और सिमिलर हैं तो मतलब साइड्स का रेशियो बराबर होगा। तो यहाँ रेशियो 1/2, तो यहाँ भी रेशियो 1/2 के तहत आपको नए रेडियस और नया हाइट मिल गया। तो वॉल्यूम हो जाएगा आपका 1/3 पाई, दैट इज 22/7 r² h, मतलब 7 × 7 × 6। 7 से 7 कैंसल, 3 से 6 को यहाँ पे आपने कैंसल कर दिया, कितना बचा? तो आपका वॉल्यूम बचा 22 × 7 × 2। 22 × 7 करेंगे आएगा 154, × 2 करेंगे तो 4 2 = 8, 5 और 2 कितना हो जाएगा? 5 2 = 10, और एक कैरी 2 1 = 2 3, 308 आएगा आपका आंसर। कितना? 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन सी है। क्लियर? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? आप में से कुछ लोग क्या करेंगे पता है? जो रेडियस 14 ऊपर था वही रेडियस 14 दूसरे ट्राइंगल में भी ले लेंगे, दूसरे कोन में भी ले लेंगे, माफ कीजिएगा, क्योंकि आपको लगेगा कि अरे भाई साहब सेम ही तो रहेगा। नहीं, क्योंकि आप वर्टिकल पार्ट से काट रहे हैं, मतलब ऑब्वियस सी बात है आपका रेडियस भी कम होगा और हाइट भी कम होगी। यहाँ पे वही हुआ और उसी के तहत आंसर आया 308। कंप्यूटर जी प्लीज आंसर वेरीफाई कर दीजिए। कंप्यूटर जी का आंसर है ऑप्शन सी, हमारा आंसर भी ऑप्शन सी। तो स्क्रीन करेंगे हम क्लियर एंड मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है हमसे कि अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। अब यहां पे क्या है? एक कोन है जो कि हेमिस्फीयर के ऊपर है। तो ये रहा आपका हेमिस्फीयर, सॉरी ये रहा आपका हेमिस्फीयर, ठीक है, उसके ऊपर है कोन। अब इसमें क्या हो रहा है यहां पे टॉय के रूप में, इफ द रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज, तो यहां पे आप लिख दो RH, मतलब रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर कितना है? 3.5 सेंटीमीटर, एंड द टोटल हाइट ऑफ द टॉय। अब देखो यहां पे फेंकी गुगली, आपको ये नहीं बताया कि कोन की हाइट कितनी है, आपको टोटल हाइट बोल दी 9.5। सर अब आपने ही सिखाया है कि हेमिस्फीयर में हाइट नहीं होती, केवल रेडियस होता है, तो क्या हम इस टोटल हाइट को हाइट ऑफ द कोन नहीं बोल सकते? डायग्राम देखो,
क्या हाइट ऑफ द कोन उतनी ही है जितनी टोटल हाइट है? नहीं सर, नीचे हेमिस्फेरिकल पार्ट है, उसका भी हिस्सा जुड़ा हुआ है, तो उसका जो रेडियस के बराबर हिस्सा है वो हम काट देंगे ताकि हम कोन की एग्जैक्ट हाइट यूज कर पाए। क्या आपको यह समझ में आया? ठीक है, आपने क्या किया, आपने रेडियस को यहां पे यूज किया कोन की हाइट निकालने के लिए। तो यहां पे आप लिखोगे हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू 6, रेडियस ऑफ कोन हालांकि इसके बराबर ही होगा क्योंकि दोनों एग्जैक्टली सेम है, तभी तो वो परफेक्ट टॉय बनेगा। चलिए, तो वॉल्यूम ऑफ टॉय का मतलब है दोनों शामिल होंगे। ठीक है, तो वॉल्यूम हो जाएगा, यहां पे आप लिख दो टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ, क्या नाम है इसका, हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। चलिए, दोनों के फॉर्मूलाज आपको पता है। हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होगा यहां पे कितना, 2/3 पाई दैट इज 22/7 इंटू आर क्यूब, है ना। तो आर क्यूब की जगह मैं यहाँ पे आर की वैल्यू 3.5 की जगह 35/10 लिख रहा हूं ताकि कैलकुलेशन में आसान हो जाए। 35/10 इंटू 35/10 इंटू 35/10, ठीक है। और इसी में मैं साथ में ऐड करूंगा प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, तो वो कितना सर, उसमें भी आएगा, कोन में भी कितना, 1/3, फिर पाए तो मतलब 22/7, आर स्क्वायर मतलब 35/10 इंटू 35/10, और h की जगह लिख देंगे हाइट कितनी है, हाइट है सर जी 6। अब जो जिससे कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल करें और कोशिश करें कि दोनों तरफ लगभग सेम ही चीजें कैंसिल हो। जैसे यहां पे आप देखें 735 हो जाएगा, यहां पे 5, ठीक है, यहां पे भी 7 और 35 हो जाएगा, यहां पे 5, और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? अब आप अगर देखें यहां पे तो ये 2 कैंसिल हो रहा है, तो यहां पे भी वो कैंसिल हो जाएगा, थोड़ा इजी पड़ेगा आपको, है ना। तो ये 5 1 जा 5 2 जा, फिर ये 2 1 जा और ये 2 जा। इधर पे भी आप देखें तो 5 और 2 10 कैंसिल हो, लेकिन फिर नीचे कॉमन लेने में दिक्कत आएगी, तो ध्यान रखना है, ठीक है, कि कितना कैंसिल हो रहा है। अब यहां पे अगर आप देखें तो दोनों तरफ 1/3 है, तो आप कॉमन ले सकते हैं। रादर आप 22/3 पूरा का पूरा कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों के पास 22 है, दोनों के पास 3 है। 35/10 दोनों के पास है, तो आप वो भी ले सकते हैं, तो इंटू 35/10 ले लिया हमने, ठीक है। तो क्या क्या चला गया, यहां से 22 गया, 3 गया, यहां से 35/10 गया, तो यहां कितना बचा सर, यहां बचा दूसरा 35/10 प्लस यहां कितना बच गया, देखो सर यहां बच गया एक 5, एक 6 और एक 10, तो 6 5 जा 30 और 10, तो ये हो जाएगा 30/10, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, ये आपके लिए क्लियर है, कहीं कोई समस्या तो नहीं? क्या किया आपने, बिल्कुल क्लियर है सर। इधर पे आपने 22 और 3 निकाला, तो 22 और 3 निकल गया, 35/10 एक निकला है, दूसरा अंदर रह गया, बाकी पूरा कैंसिल है। इधर भी 22 और 3 था, तो वो भी निकल गया, 35/10 यहां भी था, तो यहां से भी आपने निकाल दिया, और 5 और 6 बच रहे थे और नीचे 10 बच रहा था, तो 5 और 6 गुणा करके 30, नीचे 10। अब अगर आप एलसीएम लेना चाहें, देखिए एलसीएम लेना कितना आसान हो गया, तो अब आपकी कैलकुलेशन क्या बच जाती है, जो कि मैं यहां डायग्राम को हटा के लिख रहा हूं, क्योंकि अब डायग्राम की कुछ खास आवश्यकता लग नहीं रही है, ये वैल्यूज भी जरूरी नहीं है। चलो यहां पे आ जाओ, कैलकुलेशन हम लोग खत्म करते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। ये हमने बक्सा बना दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो। चलिए, तो अब यहां पे 22/3 इंटू 35/10 इंटू हो जाएगा, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो दोनों का बेस सेम है, तो केवल ऊपर वालों को ऐड करना है, तो 65/10। अब आप चाहें तो जिसको जिससे जितना कैंसिल करना चाहें उतना कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहले 35 हो जाएगा, 5 7 जा 5 2 जा 2, और ये 22 कैंसिल होके 11, ठीक है। अब अगर आप देखें तो 11 इंटू 7 इंटू 65/3 इंटू 10। सर ये 10 और 65 को आप कैंसिल क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि देखो कैंसिल कर दोगे तो नीचे 10 के साथ आ जाएगा 2 आ जाएगा, क्योंकि 5 से कैंसिल होगा, तो 5, तो यहाँ पे 3 इंटू 2 मतलब 6 हो जाएगा, डिवीजन करने में थोड़ी दिक्कत होगी। अभी 10 से अगर किसी को डिवाइड करना दुनिया में सबसे आसान काम है। चलिए 65 इंटू 7 करो, कितना आएगा सर? 65 इंटू 7 करेंगे, 7 5 35, 5 यहाँ 3 ऊपर, 6 7 जा 42, 43 44 45 आएगा, होल इंटू 11 अभी करना बाकी है, एंड होल डिवाइड बाय 3 इंटू 10। एक बार फिर से चेक कर लो,
7 5 35, 5 यहाँ 3 ऊपर, 7 6 42, 42 और 3 हो जाएगा 45। 45 इंटू ये 455 इंटू 11 करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे शून्य लगा के 4 5 5, तो 5 और यहाँ पे हो जाएगा कितना 5 और 5 10, 5 4 9 1 10, 4 और 1 5, तो कुल मिला के यहाँ पे आ जाएगा 5005 होल डिवाइड बाय 3 इंटू 10, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 500.5 डिवाइड बाय 3, ये तो आसान है ना। अब देखो 10 की वजह से कितना बड़ा नंबर कितना छोटा हो गया। अब अगर आप डिवाइड करोगे 3 1 जा 3, तो यहाँ पे हम आंसर मैच कर लेते हैं। 3 1 जा 3, कितना बच गया 20 बच गया, 3 6 जा 18, कितना बच गया 20, 3 6 जा 18, अब कितना बच गया 25, 3 8 जा 24, तो क्लियरली हमारा आंसर आ रहा है 166.83 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर क्यूब आप चाहिए तो पूरा डिवाइड करके देख लीजिए, इसके आसपास आ रहा होगा आपका भी आंसर। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या था, देखो कैलकुलेशन करने के 50 तरीके, जो तरीका आपको सिंपल लगता हो आप वो करें, मुझे जो सिंपल लगता था मैंने वो किया, वेरी सिंपल थिंग, ठीक है भाई। ऑब्वियसली बात है, अगर आपको लगता है कि नहीं सर मैं पहले पूरा कैंसिल कर दूं उसके बाद दोनों को ऐड करूंगा तो मेरा आंसर ज्यादा सही आएगा, बिल्कुल ठीक है, वैसा भी आप कर सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक रहा है। ओनली थिंग इज मेक श्योर दैट जब भी आप कुछ कैलकुलेशन कर रहे हैं तो आप खुद पे कॉन्फिडेंट हैं कि आपने सही किया है। अगर आप खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं रखेंगे, गलती हो जाएगी, सिली मिस्टेक हो जाएगी तो आंसर रॉन्ग आएगा, फिर आपको कोई हेल्प नहीं कर पाएगा, ठीक है। चलिए इस बात पे हम लोग कंप्यूटर जी से पूछ लेते, भाई वो हमारी हेल्प करेंगे नहीं। ऑप्शन बी कंप्यूटर जी के हिसाब से भी ठीक, हमारे हिसाब से भी ठीक, तो हम करेंगे स्क्रीन क्लियर एंड मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे कह रहा है कि a vessel is 5 सेंटीमीटर long and its base is a triangular having sides 2 3 and 4, ठीक है। The surface area of the vessel is, अब देखो आपसे क्या बोल रहा है, ये वेसल कैसा है कि बेस इसका ट्राइंगुलर है, ठीक है। तो अगर इसको हम चित्र के माध्यम से ड्रॉ करने का प्रयास करें तो बेस ऐसा कुछ ट्राइंगुलर है, ठीक है, और इसका हाइट कितना है इस 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। तो अगर हम ऐसे देखना चाहें तो कैसे बनेगा ये, तो मान लो अभी जो हमने ट्राइंगल बनाया था उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ये रहा हमारा ट्राइंगुलर बेस और इसकी हाइट कितनी है, हाइट इज 5, तो एक हाइट इधर इधर और इधर ऐसा कुछ बनेगा, है ना। अगर आप इमेजिन कर पा रहे हैं कि कैसा होगा ये हमारा पर्टिकुलर शेप, थोड़ा और इसको ऊंचा कर देते हैं तो ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। आपको बताना है इसका सरफेस एरिया, एक वॉल पीछे भी होगी, ठीक है, ध्यान रखना, है ना, वो भी हल्की सी टेढ़ी होगी पर अभी तो मैं ऐसे ही बना रहा हूं, ठीक है। आपको बताना है इसका सरफेस एरिया कितना होगा। अब देखो वेसल का सरफेस एरिया निकालना है तो एक तो आप बेस काउंट करो और फिर आ जाएंगी 4 वॉल्स, ठीक है, तो बेस और यहाँ पे 4 वॉल। लेकिन जस्ट ऊपर देखो यहाँ क्या लिखा है, केवल कर्व्ड सरफेस एरिया चाहिए, मतलब आप यहाँ पे बेस काउंट नहीं करेंगे। तो अगर दोबारा हम इसको एनालाइज करने का प्रयास करें तो बेसिकली यहाँ पे देखो, अगर आपका इसको मैं 3D इमेज बना के दिखाऊं तो ऐसा कुछ बनेगा कि ये आपका वो जो ट्राइंगुलर बेस है उसके ऊपर यहाँ पे पूरा आपका जो 3D ऑब्जेक्ट है वो खड़ा है, ठीक है, ऐसा कुछ, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका बेस काउंट नहीं होगा, केवल 4 वॉल्स काउंट होंगी। 4 क्या, राधा 3 वॉल्स ही काउंट होंगे। भैया 3 वॉल्स क्यों, क्योंकि नीचे ट्राइंगुलर बेस है। अगर आपने क्यूबॉइड देखा है तो क्यूबॉइड में जो बेस होता है उसकी 4 साइड्स होती है, यहाँ पे 3 ही है, ठीक है। तो 3 वॉल्स मतलब, और तीनों की अलग अलग मेजरमेंट, और जो 3 वॉल्स है बेसिकली 3 पैरेललोग्राम है, ठीक है। पहला पैरेललोग्राम जिसकी एक साइड है 2, दूसरी आपकी हाइट है 5, जो कि बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा तभी तो वेसल का शेप लेगा, आड़ा तिरछा होगा तो वेसल कैसे बनेगा। दूसरा यहां पे होगा 3 into 5 क्योंकि उसकी साइड है 3, और तीसरा होगा 4 into 5। इस तरीके से जो 3 वॉल्स हैं, जो कि बेसिकली 3 पैरेललोग्राम कह लो, 3 रेक्टेंगल कह लो, उनकी वजह से आप यहां पे सरफेस एरिया निकाल पाएंगे कर्व्ड वाला। अगर वो टोटल बोलता तो आप बॉटम का और ट्राइंगल का एरिया इंक्लूड करते, पर अगर टोटल नहीं बोल रहा है तो आप केवल जो 3 वॉल्स हैं, 4 भी नहीं 3 वॉल्स हैं, उनका यहाँ पे एरिया, क्योंकि सरफेस एरिया बोल रहा है मतलब वो सरफेस है कैसी, रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का एरिया वुड बी द सरफेस एरिया। ओनली थिंग इज सरफेस एरिया मतलब 3 सरफेसेस होंगी, ठीक है। नॉर्मली अगर सिर्फ रेक्टेंगल का एरिया होता तो एक ही होती, पर यहाँ पे 3 है क्योंकि एक 3D ऑब्जेक्ट है।
चलिए 10 प्लस 15 प्लस 20 करने पे आपको मिल जाएगा आपका आंसर 20, 10, 30, 10, 40 और ये हो जाएगा 45 स्क्वायर सेंटीमीटर एज योर सरकमफेरेंस। कितना? ऑप्शन बी 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आपको ये समझ में आया? जी सर, कहीं कोई शंका मन में? बिल्कुल नहीं सर, आसान प्रश्न। एक बार कंप्यूटर जी से और वेरीफाई करवा लेते हैं। उनका जवाब भी ऑप्शन बी, हमारा जवाब भी ऑप्शन बी, तो यहां पे हो जाएगी स्क्रीन क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड विच कैन बी प्लेस्ड इन अ क्यूब ऑफ टोटल सरफेस एरिया 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो लॉन्गेस्ट रॉड होगी उसका आपको बताना है। अब यहां पे देखो सरफेस एरिया कितना है, तो सर टोटल सरफेस एरिया आपको दिया है 1176। मतलब अगर आप यहां पे इसकी मदद से आप निकालना चाहें कि a कितना होगा, तो 6a स्क्वायर वुड बी इक्वल टू 1176। तो a स्क्वायर आ जाएगा कितना सर? a स्क्वायर आ जाएगा 1176 होल डिवाइड बाय 6। तो a स्क्वायर वुड बी 6 1 जा 6, कितना बच गया? 5, 57, 6 9 जा 54, ठीक है 57 मतलब 6, तो 6 6 जा 36, तो 196। ए का आंसर आएगा 14, क्योंकि 14 का स्क्वायर करने पे 196 आता है। मतलब आपका जो क्यूब है उसकी साइड होगी 14। अब अगर आपको क्यूब का साइड पता है तो क्या आप डायगोनल निकाल सकते हैं? जी हाँ सर, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो सर डायगोनल होता है d इज इक्वल टू, कैसे निकालोगे सर? d का वैल्यू होता है वैसे तो a√2, तो d वुड बी यहां पे इक्वल टू 14√2, ठीक है। डायगोनल कितना होगा? 14√2। लेकिन सर क्या ये हमारा आंसर होगा 14√2 की 14√3? एक बार चेक करके बताओ सर। डायगोनल का वैल्यू होता है 14√3, सॉरी √2 नहीं, बिल्कुल ठीक, सॉरी फॉर द मिस्टेक, 14√3। तो यहां पे आपका जवाब आ जाएगा 14√3 विच इज योर ऑप्शन डी। ये समझ में आया आपको? बिल्कुल ठीक सर। फॉर्मूला हमेशा याद रखना, डायगोनल कैसे निकालते हैं, तो सर √3a की मदद से हम डायगोनल निकाल पाते हैं, विच वुड बी 14√3। हमेशा याद रखेंगे, गलती हो जाएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी भैया, फॉर्मूला कभी नहीं भूलना है, ठीक है। तो 14√3 सेंटीमीटर हमारा आंसर होगा लॉन्गेस्ट रॉड, क्योंकि जो सबसे बड़ी रॉड होगी वो डायगोनली ही फिट हो पाएगी, ठीक है, एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक। कंप्यूटर जी कृपया जवाब वेरीफाई करें। उनका जवाब भी है ऑप्शन डी 14√3, हमारा आंसर भी वही आया। डायगोनल की लेंथ निकालने का फॉर्मूला हमेशा याद रखना है a√3। अक्सर हम √2 ले लेते हैं क्योंकि हम जल्दबाजी में होते हैं, लेकिन √3 होगा आंसर, जैसा कि मुझसे भी यहाँ पे थोड़ा सा एरर हो गया था, ठीक है, सॉरी फॉर द मिस्टेक। चलिए आगे बढ़ जाएं, अगला क्वेश्चन करें। बिल्कुल सर, अगला क्वेश्चन है, अ कोन, अ हेमिस्फीयर एंड अ सिलेंडर स्टैंड ऑन इक्वल बेस। मतलब तीनों का रेडियस क्या है सर? मतलब है कि तीनों का रेडियस बराबर है और सेम हाइट है, देन द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम इज, ठीक है। चलिए, तो अगर रेडियस सेम है तो रेडियस को मान लेते हैं h, हाइट, और सॉरी रेडियस को मान लेते हैं r, हाइट को मान लेते हैं h। तो वॉल्यूम क्या होगा सर? कोन का वॉल्यूम हो जाएगा, कोन का वॉल्यूम हो जाएगा कितना? 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है। उसके बाद अब देखो यहां पे आ जाएगा फिर हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का होता है यहां पे 4/3 पाई r क्यूब, और लास्ट में हो जाएगा यहां पे सिलेंडर, जिसके लिए यहां पे आप लिखेंगे 1 कितना पाई r स्क्वायर h। सर अब यहां पे हाइट और रेडियस को कंपेयर कैसे करेंगे? देखो सवाल कह रहा है कि हाइट सेम है, अर्थात अगर मैं ऐसे डायग्रामिकली बना के दिखाऊं आपको, तो ये रहा आपका कोन, ये आपका हेमिस्फीयर, और इसी के बराबर है आपका सिलेंडर का हाइट, और इसी के बराबर है आपके कोन की हाइट, कुछ इस प्रकार, ठीक है। तो मतलब आप ये बोल सकते हैं क्लियरली कि जो यहां पे रेडियस है इन जनाब का, वही सिलेंडर की हाइट है और वही कोन की भी हाइट है, और क्योंकि तीनों का बेस बराबर है तो तीनों का रेडियस बराबर है। तो बेसिकली यहां पे आप इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि h इज इक्वल टू r। क्या आपको ये समझ में आया? बिल्कुल सर। तो यहां पे भी आ जाएगा r। तो अब कुल मिला के इनका हम रेशियो काउंट करेंगे। सबसे पहले देखो पाई r क्यूब अपॉन 3, और ये हेमिस्फीयर है तो 4 नहीं 2 होगा, क्योंकि कंप्लीट जो स्फीयर होता है उसमें 4 होता है, और इसका रेशियो हमें कंपेयर करना है 2 पाई r क्यूब होल अपॉन 3, और इसको कंपेयर करना है किससे?
पाई आर क्यूब से। अब जब भी आप कुछ कैंसिल करते हैं तो वो तीनों के पास होना चाहिए, क्योंकि तीनों का रेशियो कैलकुलेट हो रहा है। क्योंकि तीनों के पास पाई है तो तीनों से कैंसिल, आर क्यूब क्योंकि तीनों के पास है तो तीनों से कैंसिल। बचा क्या सर? बचा यहाँ पे 1/3 इज टू 2/3 इज टू 1। अब अगर मुझे रेशियो में इसे कन्वर्ट करना है तो मैं तीनों को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। जैसे मैं तीनों को किसी एक चीज से कैंसिल कर सकता हूं, वैसे ही तीनों को एक चीज से मल्टीप्लाई भी कर सकता हूं ताकि मेरा रेशियो सही दिखे। अब यहां पे 3 से 3 कैंसिल, केवल 1 बचेगा। यहां पे भी 3 से 3 कैंसिल, केवल 2 बचेगा। और लास्ट वाले में 1 into 3 करने पे 3 आ जाएगा। तो आपका रेशियो 1:2:3 के बराबर होगा। कितना? 1:2:3 के बराबर, जो कि ऑप्शन ए में हमें साफ साफ दिख रहा है। समझ में आया आपको? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, कोई शंका तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर, 1:2:3 हमारा आंसर है। तीनों का रेशियो आ रहा है और इसी को मार्क करते हुए कंप्यूटर जी के यहां पे रजामंदी के साथ अगले प्रश्न की ओर प्रस्थान। सवाल नंबर 25। अगर दो क्यूब हैं, दोनों की साइड है 9 सेंटीमीटर ईच, ठीक है, यहां पे हम इसको हाईलाइट कर लेते हैं। 9 सेंटीमीटर आपकी क्या है? साइड है। कितने क्यूब हैं? 2 क्यूब हैं। आर जॉइंड एंड टू एंड, द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड विल बी। अब देखो क्या बोल रहा है आपसे, चित्र के माध्यम से यदि हम दर्शाएं तो ये आपका पहला क्यूब, ठीक है, कुछ ऐसा दिख रहा है, और इसी के बाजू में आपने एक और क्यूब अटैच कर दिया है। आपसे पूछा जा रहा है जो 2 क्यूब मिला के एक क्यूबॉइड बनेगा, इसका सरफेस एरिया कितना होगा। अब भैया सरफेस एरिया निकालने के लिए डायमेंशन पता होने चाहिए, तो सबसे पहले हम इनके डायमेंशन पे चर्चा करेंगे, ठीक है। अब देखो डायमेंशन क्या होंगे सबसे पहले। सर ये 9 है एक, और ये भी 9 है, तो ये 9 और 9 मिलके 18 हो जाएगा आपका लेंथ। ब्रेथ रहेगी आपकी 9 और हाइट भी रहेगी 9। सर अगर मैं इसको एक के ऊपर एक रख दूं तो तब भी प्रभु आपकी हाइट हो जाएगी 9 और 9 18, लेंथ रहेगी 9 और बेस रहेगा 9, सॉरी ब्रेथ रहेगी 9, लेकिन आपका सरफेस एरिया जो है वो वही रहेगा। फिर से जब कुछ भी मेंशन ना हो तो 1000 बार आपको बताया जाता है सारे टीचर द्वारा कि जब कुछ भी मेंशन ना हो तो आप उसको टोटल सरफेस एरिया ही अज्यूम करेंगे। तो शुड बी ट्वाइस ऑफ 18 into 9 प्लस 9 into 9 प्लस 18 into 9, है ना। तो L into B प्लस B into H प्लस H into L या L into H जो भी आप लिखते हो, तो जाएगा 2 into 18 into 9 किया तो कितना होगा सर? ये हो जाएगा 162, 8 9 72, 2 यहाँ 7 ऊपर, 9 1 9 प्लस 7 हो जाएगा 16 प्लस 81 प्लस 162। चलिए कितना हो जाएगा सर? हो जाएगा ट्वाइस ऑफ, यहाँ पे जब हम ऐड करेंगे तो 162 और 162 ऐड होके हो जाएगा कितना? हो जाएगा सर 324, और 324 में आप कितना ऐड करेंगे? 81। तो ये हो जाएगा 4 और 1 5, 8 और 2 10, 3 और 1 4, 405, ठीक है। अब जब आप 405 को निकालेंगे आपके सरफेस एरिया के रूप के आधे पार्ट में, क्योंकि अब इंटू 2 भी करना है, इंटू 2 करेंगे तो भैया 4 2 8, 5 2 10, 810 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या था यहाँ पे कि कैसे आप डायमेंशन निकालते हैं नए क्यूबॉइड के। सर अगर मैं एक के ऊपर एक रख दूंगा तब भी बेटा आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर यही आएगा, करके देख लीजिए। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स यही आंसर आएगा। आप चाहे एक के ऊपर एक रखें, चाहे आजू बाजू में रखें, चाहे एक के नीचे एक रखें, जिस भी वे में आप रखेंगे आंसर यही आएगा। हाँ ज्यादा दूर मत कर देना कि अपने मन से 18 की जगह गैप कर दो 24 की। सर हमने थोड़ा दूर दूर रखा है उनको, क्योंकि हम लोग को डिस्टेंस मेंटेन करना है। ऐसा कुछ नहीं है भैया, आपस में ज्वाइन किया हुआ है तो ज्वाइन करना जरूरी है, ठीक है। चलिए कंप्यूटर जी जवाब वेरीफाई कीजिए। ऑप्शन बी 810 कंप्यूटर जी के हिसाब से भी ठीक, हमारे हिसाब से भी सही, तो हम करेंगे स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26। क्या बोल रहा है? अ सॉलिड इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर सर माउंटेड बाय अ कोन। एक सिलेंडर के ऊपर है कोन, ठीक है, सर माउंटेड बाय अ कोन। द हाइट ऑफ द कोन एंड सिलेंडर आर 6 और 12, ठीक है। चलिए अब यहां पे देखना क्या कहा जा रहा है आपसे कि एक कोन के ऊपर, एक सिलेंडर के ऊपर माफ कीजिएगा, आपने एक कोन को बैठा दिया है। चलिए बैठाइए, तो ये रहा आपका कोनिकल पार्ट। अब आपसे क्या बोल रहा है? द हाइट ऑफ द कोन एंड सिलेंडर। अब देखो बिल्कुल ध्यान से यहां पे सॉल्व करने वाली चीज, क्योंकि जब आपने शुरू किया था तब पहले सिलेंडर के ऊपर कोन कहा,
तो कई बार इंसान क्या सोचता है, जब पहले सिलेंडर का है तो पहले सिलेंडर की हाइट लिखी होगी ना, यहां पे मेंशन्ड है कि कोन और सिलेंडर के फॉर्म में आप एक्सप्रेस कर रहे हो। दोनों का रेडियस कितना है, रेडियस इज 7। ऑब्वियस सी बात है, अगर कोन का रेडियस 7 होगा तो सिलेंडर का रेडियस भी 7 ही होगा। आपको उनका वॉल्यूम पूछा है, बता देंगे वॉल्यूम कितना होगा। इट्स वॉल्यूम, इट्स मतलब पूरे आपके वेसल का, तो वॉल्यूम हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वेरी सिंपल, बस फॉर्मूला लगाना है और आंसर निकालना है भैया, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसमें। तो अब यहां देखें, वॉल्यूम ऑफ कोन हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस यहां 1/3 की जगह नहीं आएगा क्योंकि केवल यहां पे पूरा सिलेंडर है, तो पाई आर सी स्क्वायर एच सी लिख रहा हूं मैं, ठीक है। आप चाहे यहां पे तो पाई आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं क्योंकि दोनों का रेडियस सेम है, तो यहां हो जाएगा h/3 प्लस यहां पे एच सी। वैल्यूज पुट करें, पाई की जगह 22/7, आर स्क्वायर मतलब 7 × 7, अंदर आ जाएगा 6/3 प्लस 12, ठीक है। चलिए 7 से 7 कैंसल, तो ये होगा 22 × 7 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 6 में से 3 2 और 12, 2 और 12 हो जाएगा 14, तो 22 × 7 × 14 करना पड़ेगा हमें, तो ये हो जाएगा 22 × 98 विच वुड बी हाउ मच, क्योंकि 14 × 7 करोगे तो 98 आएगा। तो आपका फाइनल आंसर 22 × 98। अब ये आपको मल्टीप्लाई करना है, तो भैया एक काम करो 22 × 100 कर लो और उसमें से 44 माइनस कर देना। तो 22 × 100 करोगे तो 2200, उसमें से 44 माइनस करना है क्योंकि 98 चाहिए, मतलब 2 कम चाहिए। 2 कम मतलब 22 को 2 बार माइनस करना पड़ेगा, मतलब 44 माइनस 10 में से 4 गया 6, 9 में से 4 गया 5, 22 की जगह आएगा 21। तो आपका ऑप्शन आएगा आंसर ए, मतलब आपका आंसर आएगा ऑप्शन ए, मैंने उल्टा बोल दिया, ऑप्शन आएगा आंसर ए, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यहां पे बहुत ही सिंपल सवाल मेरे हिसाब से। तो क्या करना था, सॉलिड ड्रॉ करना था, आइडेंटिफाई करना था कौन कौन से शेप हैं, उनके वॉल्यूम को ऐड करके आंसर निकालना था। आंसर आया 2156। वेरी इजी क्वेश्चन, स्क्रीन क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 विच इज फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट सिलेंड्रिक सर्कुलर सिलेंडर, लार्जेस्ट which can be cut out of a cube of side 7 सेंटीमीटर। क्या किया है आपने, यहां पे आपने एक क्यूब के अंदर से सिलेंडर कट करना है, ठीक है। तो मान लीजिए अगर आपका क्यूब ऐसा कुछ दिख रहा है, ठीक है, इसके अंदर से जो आप सिलेंडर कट करेंगे, ठीक है, वो एटमैक्स कितना लार्ज हो पाएगा, कितना वॉल्यूम हो पाएगा। तो सर जितना इसका यहाँ पे साइड है उतना ही अगर हम सिलेंडर का रेडियस रख दें तो शायद हमारा पूरा का पूरा सिलेंडर कट जाए, ठीक है। हाँ कुछ गोल गोल पार्ट बचेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो लार्जेस्ट पॉसिबल सिलेंडर होगा वो अगर मैं इसको अलग कलर से ड्रॉ करूं ताकि आपको दिखाई दे, तो देखिए हम ये बोल रहे हैं कि जितना इसका साइड है उतना ही हमारे सिलेंडर का डायमीटर रख दीजिए, मतलब कोई स्कोप ही मत छोड़िए कि कुछ भी बचे। फिर भी बचेगा क्योंकि हमें पता है जो क्यूब है वो कैसा शेप का है, वो थोड़ा वॉल्स वाला है। जब आप सिलेंडर बनाएंगे तो वो सर्कुलर हो जाएगा, तो वो जो स्क्वायर शेप है जो कि सीधे फ्लैट फेसेस है, उनको जब आप गोल गोल घुमाएंगे तो थोड़ा छिलका तो निकलेगा, थोड़ा चीज तो हटेगी हटेगी, है कि नहीं। खुद इमेजिन करें आप कैसे आप एक स्क्वायर शेप्ड के बॉक्स को, ब्लॉक को जब सिलेंड्रिकल में कन्वर्ट करेंगे तो आपको ऊपर से कुछ कुछ कट करना पड़ेगा ना, एजेस को पॉइंटेड की जगह गोल बनाना पड़ेगा, कर्व्ड बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो कट होगा, है कि नहीं। तो देखो यहाँ पे क्यूब का काम सिर्फ इतना है कि वो बता रहा है कि डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज 7, तो रेडियस इज ऑल्सो 7, नहीं 7/2 एंड हाइट इज ऑल्सो इक्वल टू 7, क्योंकि कोन है सारे साइड, सॉरी क्यूब है तो सारे साइड्स बराबर होंगे, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ क्या पूछ रहा है आपसे, वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट सिलेंडर, तो जो सबसे बड़ा होगा उसमें सब कुछ मैक्सिमम होगा। तो भैया वॉल्यूम आपका हो जाएगा यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच, वैल्यूज पुट करें, पाई की जगह 22/7, आर स्क्वायर मतलब 7/2 इंटू 7/2 और एच की जगह भी आप 7 ही लिख देंगे, ठीक है। 7 से 7 कैंसिल, कितना बच गया सर, यहां बचेगा 2 से ये कैंसिल तो 11, तो 11 इंटू 7 7 जा 49/2, ठीक है। अब यहां हो जाएगा 49 इंटू 11 करने पे कितना
सर 9 4 13, तो एक कैरी 5 3 9, एक बार चेक करो 49, तो 490 प्लस 49 9 9 4 13 और एक यहाँ पे 5, तो 539 डिवाइड बाय 2 इज द वॉल्यूम। डिवाइड करेंगे 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18 और यहाँ पे 269.5। आंसर है ऑप्शन बी। क्या किया आपने, एक बार फिर से देखो, आपने क्यूब से निकाल के सिलेंडर बनाना है, ठीक है। क्या किया आपने, ऑब्वियसली आपने आपको, क्योंकि मैक्सिमम सबसे बड़ा चाहिए तो आपने बोला हम पूरे ही क्यूब का सिलेंडर बनाएंगे, तो मतलब जितना क्यूब का डायमेंशन था, जितना उसका एज था, उतना पूरा आपका डायमीटर हो गया। वही आपने लिखा d = 7, जो उसका डायमीटर है वही फिर आपका रेडियस निकालने में हेल्प करेगा 7/2, और क्योंकि आप पूरा क्यूब ले रहे हैं तो जितनी क्यूब की हाइट है उतना ही सिलेंडर हो जाएगा, ठीक है सर। लेकिन एक क्यूब में तो जो डायगोनल होती है वो सबसे लॉन्गेस्ट होगी, बिल्कुल, लेकिन अगर आप उसको लेके चलेंगे डायगोनल को, तो आपको जो सिलेंडर है वो थोड़ा सा बाहर निकल जाएगा, क्योंकि डायगोनल तो साइड से भी बड़ी होती है, तो वो थोड़ा बाहर निकल जाएगा। इसीलिए आप डायगोनल के बराबर नहीं लेंगे, आप साइड्स के बराबर ही नहीं लेंगे, ताकि कुछ भी बाहर ना जाए, ठीक है। चलिए कंप्यूटर जी जवाब वेरीफाई करें, तो ऑप्शन बी कंप्यूटर जी के हिसाब से भी ठीक, हमारे हिसाब से भी ठीक। तो हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 28 आपसे बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब टू दैट ऑफ अ स्पीयर विच विल फिट इनसाइड द क्यूब। एक स्पीयर जो कि क्यूब के अंदर फिट हो रहा है। अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो ये हमने क्वेश्चन पहले किया है, कब सर, जब हम कॉन्सेप्ट रिव्यू कर रहे थे तब हमने प्रैक्टिस किया था, और तब भी हमारा आंसर आया था कि जब एक स्पीयर क्यूब के अंदर फिट हो जाएगा, तो मान लीजिए अगर मैं क्यूब को 2D के रूप में बनाऊं तो मैं केवल एक सामने की वॉल दिखा रहा हूं, ठीक है, बाकी पूरा स्पीयर मैं आपको इसके अंदर दिखा दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए मैं कहना क्या चाह रहा हूं। ये रहा आपका स्पीयर को, ये आ गया आपका क्यूब का फ्रंट वॉल, और ये अंदर उसके स्पीयर। सर ना स्पीयर दिख रहा है ना क्यूब दिख रहा है, 2 मिनट रुको भैया, दोनों दिखेगा, ये लो, ठीक है। क्या बोला आपने, रेशियो ऑफ द विच विल फिट इनसाइड द क्यूब, तो क्यूब के अंदर परफेक्ट फिट होना चाहिए, नीचे थोड़ी जगह बच रही, पर मान लो कि वो इतना ही है, ठीक है। अब कहां उसको ठीक करने बैठेंगे भाई साहब, ये लो, चलो बन गया अब, ठीक है। चलो अब सबसे पहले तो सर ये बताइए इसमें क्या कौन किसका डायमेंशन है। रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब टू दैट ऑफ अ स्पीयर विच विल फिट इनसाइड द क्यूब, तो ये परफेक्टली करना, कौन किसके अंदर फिट हो रहा है। तो सर यहां पे अगर हम क्यूब का डायमेंशन मान लेंगे a, तो हमारा जो स्पीयर है उसका डायमीटर भी हो जाएगा a, ठीक है। हमने जो किया था वहां पे कॉन्सेप्ट रिव्यू में, वहां पे क्या था, वहां पे स्पीयर के अंदर क्यूब था, यहां उल्टा है, तो मामला समझ लेना भैया। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा सर, a क्यूब, क्योंकि a आपने साइड मानी है। वॉल्यूम ऑफ स्पीयर की अगर आप बात करेंगे, ठीक है, तो सर वो हो जाता है, फॉर्मूला तो है 4/3 पाई, और कितना सर यहां हो जाएगा a/2 का क्यूब, क्योंकि जो a है वो स्पीयर का रेडियस नहीं डायामीटर है, पर आपको तो यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे तो आपको रेडियस चाहिए, तो आपको a/2 करना पड़ेगा। थोड़ा सा सॉल्व करोगे इसको, हो जाएगा 4/3 पाई a³/2 का क्यूब इज 8, 4 और 8 कैंसल, 2 बचेगा, यहां बच गया a³ पाई/6। अब आप अगर रेशियो निकाल रहे हैं तो आप कंपेयर करेंगे, कंपेयर करते वक्त आपको क्या मिलेगा सर, हमको मिलेगा एक तो a³ होल डिवाइड बाय a³ इंटू पाई/6, ठीक है। तो a³ से a³ कैंसल, यहां बच गया 1/पाई/6, रेसिप्रोकल करेंगे नीचे वाले फ्रैक्शन का, तो 6/पाई हमारा रेशियो आएगा, कितना 6/पाई, जो कि यहाँ पे ऑप्शन डी में उपलब्ध है। समझ में आया आपको, बिल्कुल सर, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, बिल्कुल सर 6/पाई, 6:पाई हमारा आंसर आ रहा है, जो कि बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे हम करेंगे एक बार कंप्यूटर जी से वेरीफाई, उनका जवाब भी है 6:पाई, हमारा जवाब भी 6:पाई। यहाँ करेंगे स्क्रीन को क्लियर, क्वेश्चन नंबर 29। अब क्या बोल रहा है आपसे सवाल कि इफ S1 एंड S2 आर टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर एंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सर्कमस्क्राइब्ड सिलेंडर, ठीक है, देन आपको S1 और S2 का रेशियो बताना है। क्या बोल रहा है आपसे कि देखो ये तो पॉइंट इंपॉर्टेंट भूल जाओ, इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे, किनके बीच में बात हो रही है, तो स्फीयर एंड सिलेंडर, ठीक है। कौन किसको सर्कमस्क्राइब कर रहा है वो भी देखो,
तो आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर चाहिए आपको एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सर्कमस्क्राइब्ड सिलेंडर। अब मेरा सवाल आपसे है, क्या सिलेंडर के अंदर स्फीयर है या स्फीयर के अंदर सिलेंडर है? सर फर्क क्या पड़ता है? बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है प्रभु की रेडियस क्या होगा, हाइट क्या होगी, क्या आपका अलग डायमेंशन होगा, उसके हिसाब से तभी तो आप रेशियो निकालेंगे, वरना तो गलत हो जाएगा, है ना। तो यहां पे पहले हम ये चर्चा कर लें कि भैया सिलेंडर के अंदर स्फीयर की स्फीयर के अंदर सिलेंडर, क्या कहते हो देश की जनता? देखो मेरे हिसाब से तो ये मामला है, देखो ये वो केस है जब स्फीयर जो है वो सिलेंडर के अंदर है, सर्कमस्क्राइब्ड सिलेंडर। अर्थात अगर आप ऐसे इमेजिन करना चाहें तो ये रहा आपका सिलेंडर बढ़िया सा, ठीक है, और उसी को मतलब वो कंप्लीटली घेरे हुए है किसको? आपके स्फीयर को। तो जो आपका स्फीयर है वो कुछ इस प्रकार है, ठीक है। दोनों का रेडियस तो देखो बराबर ही होगा, है ना। और रहा सवाल हाइट का, तो जितनी इसकी हाइट है उतना ही स्फीयर का डायमीटर होगा, है ना। और डायमीटर होता है 2r। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूं कि जो सिलेंडर की हाइट है इट इज ट्वाइस ऑफ रेडियस। अब दोनों का क्या करना है हमें? सर एक का टोटल करना है, एक का कर्व्ड करना है, ध्यान रखना भैया। तो टोटल हो जाएगा किसका? स्फीयर का। तो टीएसए ऑफ स्फीयर कितना? सर वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। वेरी गुड। व्हाट इज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर? सर वो होता है यहां पे अगर हम देखें तो वो होता है 2 पाई आर एच, किंतु आप एच नहीं यूज करेंगे क्योंकि आपको सेम नोटेशन यूज करने। तो यहां पे आप क्या करेंगे? एच की जगह आप लिख देंगे 2 पाई आर इंटू 2r, मल्टीप्लाई करने पे आएगा 4 पाई आर स्क्वायर। 2 से 2 मल्टीप्लाई, पाई एज इट इज, r से r मल्टीप्लाई आर स्क्वायर, ठीक है। अगर आप अब ध्यान से देखें तो इनका टीएसए और इनका सीएसए दोनों बराबर हैं किसके? 4 पाई आर स्क्वायर के। और जब दोनों बराबर हो जाते हैं तो रेशियो कितना हो जाता है? 1:1 हो जाता है। इस सवाल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? यही आइडेंटिफाई करना कि कौन किसके अंदर है। अगर वो पता लग जाए फिर तो आसान है पूरी चीज को करना, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? अगर आप इसको उल्टा कर देते, स्फीयर के अंदर डाल देते सिलेंडर को, तो भैया अर्थ का अनर्थ हो जाता, फिर सवाल हम सॉल्व करते रह जाते, जवाब हम निकालते रह जाते, ये बाल काले से सफेद हो जाते, फिर दिक्कत हो जाती, ठीक है। तो ध्यान रखना हमेशा क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। सवाल को अच्छे से रीड करें, आपको आसानी समझ में आ जाएगा। चलिए स्क्रीन क्लियर। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 30। ऑब्वियस सी बात है, आंसर वेरीफाई करने के बाद आंसर 1:1 आया, हमने भी वही निकाला था। सवाल नंबर 30। अ कोनिकल कैप इज फिल्ड विद आइसक्रीम, ठीक है। एक कोनिकल कैप में आइसक्रीम है। द आइसक्रीम फॉर्म्स अ हेमिस्फेरिकल शेप ऑन इट्स टॉप। आपने देखा ही होगा भाई आइसक्रीम में कैसा होता है कि ऐसा नहीं कि जितना जितना कोन है उतनी ही आइसक्रीम भर दी, ना मुन्ना ना, वैसा कर दिया तो भैया बवाल मच जाएगा इंडिया में। तो ऑब्वियस सी बात है क्या करना पड़ता है आइसक्रीम बनाने वाले को कि सर कोन के ऊपर जरा बढ़िया से एक हेमिस्फेरिकल ऐसे शेप देना पड़ता है कि नहीं। ये गंदी सी आइसक्रीम मत खाना, अच्छी सी बना रहा हूं मैं, रुक जाओ। देखो ये रहा आपका कोन बढ़िया सा सुंदर सा, और ये ऊपर हेमिस्फेरिकल टॉपिंग, ठीक है। चलिए द रेडियस ऑफ द हेमिस्फेरिकल इज इक्वल टू हाइट ऑफ द कोन। अच्छा, कोन की जितनी हाइट है उतना ही इनका रेडियस है, तो r इज इक्वल टू एच। और जो हाइट या जो रेडियस हेमिस्फीयर का होगा वही रेडियस कोन का भी होगा, ये ध्यान रखना। तो मतलब कोन की हाइट कोन का रेडियस के बराबर, और वो ऑल्सो बराबर टू द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर। अब आपसे क्या बोल रहा है? देखो इफ द हाइट ऑफ द हेमिस्फेरिकल पार्ट हो, जिसकी हाइट होती नहीं है उसकी हाइट दे दी है। हेमिस्फीयर की हाइट तो होती नहीं है, हेमिस्फीयर की हाइट ही क्या होती है? हेमिस्फीयर का रेडियस, ठीक है। तो अब यहां पे लिखोगे हाइट ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, इज इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि जो हेमिस्फीयर की हाइट होगी वही उसका रेडियस होगा। तो यहां पे आप क्या लिख रहे हो कि भैया 7 इज द रेडियस, 7 इज द आर। अब यही रेडियस जो है किसका? रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर। देखो सवाल में साफ साफ लिखा है इज इक्वल टू हाइट ऑफ कोन, तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू हाइट ऑफ कोन। तो यहां पे 7 वुड बी इक्वल टू हाइट ऑफ कोन, और जो हेमिस्फीयर का रेडियस है वही कोन का भी रेडियस होगा, क्योंकि दोनों एग्जैक्टली सेम उस पर मीट करेंगे। ऐसा तो है नहीं जो हेमिस्फेरिकल होगा वो बड़ा होगा, तो भाई तब तो आइसक्रीम गिर जाएगी ना साइड से, कोन की बाउंड्री से।
तो उसका रेडियस भी बराबर। अब आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम। सिंपल, कैसे निकलेगा वॉल्यूम सर, बहुत आसान है कि वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। मैंने शॉर्ट में लिखा है VH प्लस VC। VH मतलब वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, VC मतलब वॉल्यूम ऑफ कोन। चलिए, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला सर 2/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर h। वैल्यू रखिए, आंसर निकालिए। तो 2/3 इंटू पाई की जगह 22/7 और आर क्यूब मतलब 7 क्यूब प्लस 1/3 इंटू 22/7 और यहाँ भी कितना हो जाएगा सर, रेडियस भी है 7 तो 7 का स्क्वायर इंटू 7 का पावर 1 मतलब बेसिकली यहाँ पे भी 7 क्यूब, वहां पे भी 7 क्यूब है। आप चाहें तो एक 7 से 7 कैंसिल करके इसको स्क्वायर कर सकते हैं। यहां भी 7 से 7 कैंसिल, क्या क्या कॉमन आ रहा है, तो सर कॉमन यदि हम लेंगे तो 22/3 दोनों जगह कॉमन और 7 स्क्वायर दैट इज 49 कॉमन। क्या बच गया यहाँ पे सर, आपने 7 स्क्वायर कॉमन ले लिया, 22 ले लिया, 3 ले लिया नीचे का, ऊपर का एक 2 बच गया, प्लस यहां भी 1/3 में से 3 ले लिया आपने, 22 ले लिया, 7 स्क्वायर ले लिया तो एक 1 बच गया। 2 और 1 मिला के हो जाएंगे 3। तो कैलकुलेशन में अब क्या बच गया, 22 इंटू 3 इंटू 49 इंटू 2 प्लस 1 मतलब 3, 3 से 3 कैंसिल, कुल मिला के फाइनल आंसर 22 इंटू 49। अब यहां पे आप सॉल्व कैसे कर सकते, देखिए एक तरीका है 22 इंटू 50 कर दो। 22 इंटू 50 करने पे कितना आएगा सर, 1100 आएगा। ठीक है, ये तो आपको ध्यान होना चाहिए। उसमें से एक कम कर दो बिकॉज आपको 49 चाहिए। तो जब आप 1100 में से एक 22 आप कम करेंगे तो कितना बचेगा सर, 10 में से 8 गया, 10 में से 2 गया, 8 बचेगा, और यह 9 में से 2 गया, 7 बचेगा, तो यहां हो जाएगा 1078। आंसर में है, बिल्कुल है सर, तो ऑप्शन बी। अब यहां पे देखो कैसे 1078 को अलग अलग घुमा के 10878701 लिख दिया है। तो अगर आपने हल्की सी भी मिस्टेक कर दी नंबर्स को बोलने में कि आंसर आ रहा है 1078, आपने जल्दी जल्दी में बोलते बोलते 1087 कर दिया, उसको मार्क कर दिया, तो फिर आपका मार्क्स चले जाएंगे। इसलिए बी केयरफुल एवरी टाइम। कंप्यूटर जी प्लीज आंसर वेरीफाई करें, ऑप्शन बी सही है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो समझनी थी सवाल में वो ये स्टेटमेंट कि हेमिस्फीयर की हाइट नहीं होती है, हेमिस्फीयर की रेडियस को ही कुछ लोग, कुछ सवाल बनाने वाले टीचर्स घुमा के बोल देते हैं कि वो हाइट है, परंतु हेमिस्फीयर का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि उसकी हाइट का मतलब है उसका रेडियस। ठीक है, चलिए यहां पे हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर क्योंकि आंसर भी हमारा वेरीफाई हो गया है। एंड आई थिंक ये लास्ट सवाल है हमारे लेवल 1 क्वेश्चंस का, बिल्कुल ठीक। लेकिन सेशन एंड करने से पहले आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हमारा जो YouTube चैनल है उस पर मिलियंस ऑफ हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, और हम तो कहते हैं सब्सक्राइबर्स नहीं, इट इज़ अ फैमिली ऑफ लर्नर्स एंड टीचर्स। ठीक है, तो हमारी जो ये फैमिली है लर्नर्स एंड टीचर्स की, यहाँ पे आप देखते हैं कि हर एक सेशन को ऐड किया जाता है एवरी 15 मिनट्स, एवरी 1 आवर या फिर उससे भी तेज कई बार। इसीलिए क्या होता है, कई बार आप में से बहुत से स्टूडेंट्स अपने काम के सेशंस को ढूंढ नहीं पाते हैं बिकॉज इतनी सारी चीज़ें हैं एट वन सिंगल प्लेटफॉर्म कि कई बार हमको लगता है कि यार हमारे काम के सेशन इसमें नहीं है, और आपको प्लेलिस्ट नहीं मिलती है, आपको चैप्टर्स नहीं मिलते, फिर आप हमारे पास ईमेल लिखते हैं, मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं कि हमें ये वाला चैप्टर नहीं मिल रहा, या हमारे आदरणीय टीचर ने ये वाला चैप्टर नहीं कंप्लीट किया, जबकि सब कुछ कंप्लीटेड होता है पहले से। तो हमने क्या सोचा, हमने सोचा आपकी इस बड़ी सी समस्या का एक छोटा सा सॉल्यूशन निकालते। सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, आप यूट्यूब की जगह गूगल पे जाइए, वहाँ पे टाइप कीजिए magnetbrains.com, आपको हमारी वेबसाइट मिल जाएगी। वेबसाइट पे हमने क्या किया है, ऐसे अलग अलग टैब्स बना दिए, अलग अलग एक कह सकते हैं हमने चैनल्स बना दिए, मतलब एक तरह से आपके पूरे जो कंटेंट है उसको क्लासिफाई कर दिया। जैसे आप CBSE क्लास किंडरगार्टन से लेकर 12 तक का पूरा कुछ पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम पे क्लिक कीजिए, आप हिंदी मीडियम पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी मीडियम पे क्लिक कीजिए, आपको स्पोकन इंग्लिश सीखनी है तो स्पोकन इंग्लिश के टैब पे क्लिक कीजिए, आपको NTSC पढ़ना है तो NTSC के टैब पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप NTSC के टैब पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे दिखेगा NTSC जो आपके टीचर्स पढ़ाते हैं उन सभी की फोटो और उन सभी का नाम, और वो क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं उसकी भी यहाँ पे मेंशन्ड है। आप अपने सब्जेक्ट को, अपने टीचर को, अपने सब आइडेंटिफाई कर सकते हैं और फिर वॉच नाउ के टैब पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप वॉच नाउ के टैब पे क्लिक करेंगे तो आपके रिस्पेक्टिव टीचर ने जो भी चैप्टर कंप्लीट किए हैं उन सब की आपको लिस्ट मिल जाती है, किस चैप्टर में क्या पढ़ाया गया है वो भी आपको मिल जाता है, किस सेशन का क्या टॉपिक था, कितनी उसकी ड्यूरेशन थी, वो सब आपको एक ही जगह पे मिल जाता है।
यहां पहुंच के बस आपको वॉच नाउ के टैब पे क्लिक करना है। जैसे ही आप वॉच नाउ के टैब पे क्लिक करेंगे आपको यहां पे आपके सेशंस मिल जाएंगे, जस्ट लाइक योर यूट्यूब सेशंस, कुछ भी डिफरेंट नहीं। आप चाहें तो मैच कर लें, इनकी और मेरी शक्ल सेम ही है, ये मैं ही हूं जो आपको ये वाला चैप्टर पढ़ा रहा हूं, लेकिन एक मीडियम अलग हो गया। ये वेबसाइट है, आप यूट्यूब पे भी देखते रहते हैं, ठीक है। और आपको सेम टीचर्स मिलेंगे जो कि सेम क्वालिटी कंटेंट पढ़ाते हैं, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। बल्कि यहाँ पे एक आपको ये फायदा होता है कि यहाँ पे न ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट, न ब्रेक्स, न सजेशन, न कुछ डिस्ट्रैक्शन, आपका पूरा ध्यान आपकी पढ़ाई पर रहेगा और आप आसानी से चैप्टर्स को, सेशंस को जल्दी फिनिश कर पाएंगे। एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ आवर सेशन। तो मैग्नेट ब्रेन्स का जो 100% फ्री कोर्स चलता है फॉर NTSC, जहां पे आप सैट की तैयारी कर रहे हैं स्टेज 1 एग्जामिनेशन के लिए, उसमें आज हमने पढ़ा कि कैसे सवाल आ सकते हैं फ्रॉम द चैप्टर सॉलिड ज्योमेट्री और मेंसुरेशन, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन थे, हमने सॉल्व किए, काफी हमारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हुए और इसी को हम सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे इन द नेक्स्ट सेशन, जहां पे हम पढ़ेंगे लेवल 2 क्वेश्चंस, ठीक है। आपको ये सारे सवाल समझ आए होंगे, ऐसी मेरी एक्सपेक्टेशन है। प्लीज सेशन को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड इस वीडियो को शेयर जरूर करें, बिकॉज नॉलेज जितना आप शेयर करेंगे उतना आपका भी इंक्रीज होगा। अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करें, एग्जाम की तैयारी बहुत जोरों शोरों से करें। टेक केयर ऑफ द हेल्थ, बाय बाय, सी यू सून, टेक केयर।